अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नावल्स हब। तो जी हम लोग का जो नावल है अलहम्द से वन्नास, चले जी पढ़ते हैं इस नावल की आज की अगली किस्त की जानिब। बैल की आवाज़ पर वो दरवाज़ा खोलने गई थी। दरवाज़ा खोलते ही जैसे इसके सर पर घर की छत गिरी थी। हाय पप्पू, नाइल ने एक नरम मुस्कुराहट माहम की जानिब उछाली थी। कब से ढूंढ रहा हूँ आपको, लेकिन आप न जाने कहाँ गायब हो गई थी। इधर उधर नजरें घुमाते वो अंदर दाखिल हुआ था। माहम ने खुद को रिलैक्स करते अपने चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट सजाई थी। वो अच्छे से जानती थी कि नाइल कुछ नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो एहतियाती तौर पर घर नहीं गई थी। इस दिन अनैन के वहाँ से भागने के फौरन बाद एलेक्स वहाँ आया था। वो माहम को बर वक्त हस्पताल लेकर गया था, जिसकी वजह से वो बच गई थी, लेकिन वापस जाने की गलती इसने नहीं की थी। एनन ने नाइल के बजाय डेविड के पास जाने की इत्तला इसे एलेक्स ने पहुंचाई थी, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि घेरा एलेक्स की ज़िंदगी का तंग हुआ था, इसकी नहीं। फुप्पो, घर क्यों नहीं आई आप? माहम के गिर्द बाजू का हिसार फैलाए इसने बेहद नरमी से पूछा था। वो वानिया को ले गए नाइल, मैं किस मुंह से आती? नाइल के अपनायत भरे अंदाज ने माहम को बिल्कुल ही हल्का पुल्का कर दिया था। इसने मजीद लंदन में इस छोटे से फ्लैट में रहने की ज़रूरत नहीं थी, और ना ही पैसों के लिए एलेक्स के आगे हाथ फैलाने की। इसका भतीजा इसे लेने आ गया था। वानिया डेविड के पास है, लेकिन वो इसका हिसाब देगा, बल्कि हर कोई अपने किए का हिसाब देगा। इसने बहुत नरमी से माहम को खुद से लगाया था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा नाइल, न जाने कौन लोग थे वानिया को साथ ले गए, और मेरे साथ भी। इसकी आवाज़ भर्रा गई थी। मैंने कहा ना फूफू, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं हर चीज़ का हिसाब लूँगा। मैंने सुना है तुमने शादी कर ली। आपको किसने बताया? जवाब के बजाय वो उल्टा इस्तिफसार कर रहा था। मुझे बस पता चल गया। वो एक लम्हे के लिए मुस्तरब ज़रूर हुई थी। क्या नाम है तुम्हारी बीवी का? स्नेहा। काफ़ी खूबसूरत नाम है। यकीनन वो भी खूबसूरत होगी। वो भी खूबसूरत है, मगर सूफ़ी से कम। आपको तो याद होगी ना सूफ़ी? माहम के चेहरे का रंग जर्द पड़ा था। वो इसे कैसे भूल सकती थी? इसने खुद ही तो उसकी जान ली थी। वो फीका सा मुस्कुराई थी। आप अपना सामान पैक कर ले, हम पाकिस्तान जाएंगे, मगर टिकट्स और वो सब मेरा मसला है। मैं अब मज़ीद अपनी प्यारी सी फुप्पू के बगैर नहीं रह सकता। मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी से पाकिस्तान पहुँच जाएं, और मैं आपकी बहुत सारी खिदमत करूँ। आपने मेरे लिए और ख़ास तौर पर जो कुछ वानिया के लिए किया है, मैं इन सब का एहसान चुकाना चाहता हूँ। इसका लहजा असल से ज़्यादा मीठा था। मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया नाइल, मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। वानिया मेरी बेटी है, और माएँ अपनी बेटियों पर एहसान नहीं करती। और तुम बिल्कुल बेफिक्र रहना, वो बहुत जल्द हमारे पास होगी। और स्नेहा की भी फिक्र मत करना, सूफ़ी से ज़्यादा ख्याल रखूँगी उसका मैं। मुझे यही उम्मीद थी आपसे, लेकिन इस बार वहाँ तक की नौबत ही नहीं पहुँचने दूँगा। आप स्नेहा या वानिया का ख्याल नहीं रखेंगी फुप्पू, बल्कि इस बार आपका बेटा आपका ख्याल रखेगा। इसने माहम को शानों से थामते यकीन दिलाया था। कुछ देर बैठने के बाद वो सामान पैक करने कमरे में गई थी। वो पहले ही सोच चुकी थी कि अगर वानिया इसके खिलाफ ज़बान खोली तो वो इसे पागल साबित कर देगी, और अब तो वैसे भी वो डेविड के पास थी। अब इसका काम और आसान हो गया था। वो आसानी से ये कह सकती थी कि डेविड ने वानिया को इसके खिलाफ भड़काया होगा। और जहाँ तक बात थी हातिम के इसे नुकसान पहुँचाने की, तो ये अब नामुमकिन था, क्योंकि वो अब नाइल की हिफाजत में थी। माहम की ज़िंदगी के सारे मसाइल जिससे हल हो गए थे। मॉम, वो गुस्से से चिल्लाता हुआ किचन में दाखिल हुआ था। क्या मसला है? शैला को इसका यह लहजा बिल्कुल पसंद नहीं था। आप सब ने मेरे साथ बेहद ज्यादती की है। हातिम ने मुंह फुलाए स्लैब से ग्लास उठाया था। अब क्या हो गया? वो इसकी शिकायतों से आजिज आ चुकी थी। एक तो उस 8 साला मुसीबत को मेरे सर पर मुसल्लित कर दिया, फिर निकाह के अगले रोज़ ही मैं इसे प्लेलैंड लेकर गया, और अब इसने मेरे कमरे का हशर बिगाड़ दिया। और डैड कहते हैं, खबरदार जो इसे कुछ भी कहा तुम। नागवारी से फ्रिज से बोतल निकाले इसने मुंह से लगाई थी। ग्लास को वापस लैब पर पटक चुका था। कितनी दफ़ा कहा है बैठ कर पानी पिया करो, और ग्लास में नहीं पिया जाता तुमसे। अपने पीछे से सोफ़ी की आवाज़ सुनते ही हातिम ने बोतल लबों से हटाई थी। अब वो एड़ियों केवल वापस घुमाता। नहीं पिया जाता कहते साथ ही इसने वो ठंडे पानी की बोतल सूफ़ी पर उलट दी थी। वो बेचारी तो ठंड से कांपी उठी थी। हातिम, ये क्या बदतमीजी है? शैला ने गुस्से से इसे घूरा था। और जो आप लोगों ने मेरे साथ किया, इसका क्या? और आपकी लाडली का नाम निहार शौहर जो मेरे साथ करेगा, उसका क्या? शदीद किस्म का धोखा दिया गया हमें। नाइल भाई मेरे और इस टिड्डी के निकाह के बारे में कुछ नहीं जानते। सोफ़ी जी, आप अपनी खैर मनाएं। इससे पहले ही ठंड के झटके पड़ रहे थे, और हातिम की बात है। इतनी मुश्किल से नाइल का रवैया कुछ हद तक बेहतर हुआ था। इस सब के बाद तो इसके दिल में सोफ़ी के लिए बदगुमानी में मज़ीद इजाफा हो जाना था।
मॉम प्लीज़ इस मुसीबत को मेरे कमरे से निकाल दे, आप इसे यहाँ लाई ही क्यों है। वो सीधा मिन्नत पे उतर आया था। वो खुद आना चाहती थी, मैं कैसे मना कर देती। एनएन का बस चलता तो एक लम्हे के लिए भी अपनी उम्र से दूर न रहती, मगर इसकी किस्मत की खराबी, जो ये रुखसती और इतने सालों का इंतज़ार इसकी राह में रुकावट बने हुए थे। आप लोगों से कुछ नहीं होना, मैं खुद ही बंदोबस्त करता हूँ इसका। वो शर्ट की आस्तीनें चढ़ाता अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। सूफी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी नाइल के बारे में सोच रही थी। हातिम इसे नई टेंशन दे गया था। कमरे के दरवाजे तक पहुंचते इसने अपने कॉलर झाड़े थे। एक नज़र अपने ना नज़र आने वाले दोनों बाजुओं के डोलों पर डालते वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। कमरे की हालत देखकर इसे गहरा सदमा पहुंचा था। वो बद से बदतरीन हो गया था। बिस्तर की चादर ज़मीन पर गिरी हुई थी, तकिए भी इधर उधर बिखरे पड़े थे जैसे इनके साथ कुश्ती लड़ी गई हो। ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद चीज़ें भी गिरी हुई थीं और इसकी परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। ऐसा गुमा होता जैसे पूरे कमरे को निखत में नहलाया गया था। सोफे पर पैर फैलाए इसकी जान की दुश्मन मज़े से पॉपकॉर्न खाने में मसरूफ़ थी, जबकि नज़र सामने दीवार पर लगी LED की स्क्रीन पर मरकूज थी। वो शदीद गुस्से की हालत में इसकी जानिब बढ़ा था, मगर असल चक्कर तो इसे तब आए थे जब इसने नज़र उठाकर स्क्रीन की जानिब देखा। वहाँ जियोग्राफी चैनल चल रहा था। बड़ी स्क्रीन पर एक शेर को हिरन का शिकार करते देखकर हातिम का दिल ख़राब हुआ था। इसने आगे बढ़कर स्विच ऑफ किया था। उमर, इसे खोलो। वो जो इतने इन्हमाक से अपना पसंदीदा चैनल देख रही थी, सख्त बदमज़ा हुई। यही सब फजूलियत देख कर ना तुम्हारा दिमाग ख़राब होता जा रहा है। दोनों हाथ कमर पर रखे हातिम ने इसे सख्त घूरी से नवाजा था। ये फजूल नहीं है, ये बहुत अच्छा है। इसके बाद सांप ने भी आना था, प्लीज़ देखने दो। वो जियोग्राफी चैनल देखने के लिए ऐसा जिद करी थी जैसे वो कोई कार्टून देख रही हो और वैसे देखने ना दे रहा हो। तुम खुद भी पागल हो और मुझे भी पागल कर दोगी। चलो निकलो मेरे कमरे से। हातिम ने हाथ झल्लाते से बाहर का रास्ता दिखाया था। डैड कहते हैं अब ये मेरा कमरा भी है, तुम जाओ। एनएन ने भी हाथ झल्लाते इसका अंदाज ऐसा था जैसे कहना चाह रही हूँ दफ़ा हो जाए यहाँ से। एक तो मेरे डैड को डैड और मॉम को मॉम बोलती हो, ऊपर से मेरे कमरे पर भी कब्जा जमा रही हो। हातिम ने इसे बाजू से पकड़ कर ऊपर उठाया था। छोड़ो मुझे। वो हवा में ही हाथ पैर चला रही थी। चलो निकलो बाहर। इसे नीचे उतारते हातिम ने इसे घसीटते हुए दरवाजे तक ले गया था। वो चीखते चिल्लाते एड़िया फर्श पर रगड़ रही थी। ओए टिड्डी, चुपचाप निकलो मेरे कमरे से। हातिम ने इसे सीधा खड़ा की आखिरी में वार्निंग दी थी। ओए टिड्डी, मैं नहीं जाऊंगी। इसने हूबहू हातिम के अंदाज को कॉपी किया था। वो लम्हे भर को शिरदर रह गया था। लड़के टिड्डी नहीं होते। दांत पर दांत जमाए इसने एनएन को खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। फिर क्या होते हैं टिड्डे? वो बगैर सोचे समझे इसे मुज़क्कर मुअन्नस समझा गया था। ओए टिड्डे, ये अब मेरा कमरा है, तुम बाहर निकलो। हातिम का मुंह बेख्तियार खुला था। खैर, गलती इसकी अपनी थी। ज़रूरत क्या थी इसे दुरुस्त लफ्ज़ सिखाने की। तुम ऐसे नहीं मानोगी। इसका हाथ पकड़कर हातिम ने इसे कमरे से बाहर निकाल दिया। एनएन को होश तब आया जब इसके मुंह पर दरवाज़ा बंद हुआ था। इसकी आंखें एकदम भर आ गई थी। आंखों से रिमझिम बरसने लगी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रिमझिम पलकों का बार तोड़ती सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गई थी। सोने पर सुहागा सैलाब के साथ कानों को चीर देने वाला सायरन भी बजना शुरू हुआ था। ऐसा खौफनाक सायरन के घर के मकीनों समेत लॉन के दरख्तों में बने घोंसलों पर मौजूद परिंदों तक ने पनाह मांगी थी। आधे घंटे के बाद तूफान थमा था, मगर तूफान थमते ही सूफी, शहला और ख़ास तौर पर हातिम की शामत आई थी। वो तीनों मुजरिमों की तरह स्टडी रूम में सर झुकाए खड़े थे। जज का काम हारून सर अंजाम दे रहे थे, जबकि वो छोटी आफत एक कुर्सी पर बैठी अब भी सिसक रही थी। एक बच्ची नहीं संभलती तुम लोगों से। क्या हाल कर दिया है इस बेचारी का। अब जब ये घर जाकर सब बताएगी तो मुस्तफ़ा क्या सोचेगा मेरे बारे में। डैड, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो बस नींद आ रही थी, इसलिए मैंने एनएन जी से कहा कि बराए मेहरबानी लाउंज में जाकर अपना मन पसंदीदा शोज़ देख लें। नजरें झुकाए निहायती अदब के साथ वो मिनमिनाया था। डैड, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे जोर जोर से 2 थप्पड़ लगाए थे और मुझे कमरे से खींच कर बाहर निकाला था। मेरी उंगली भी दरवाजे में आ गई थी। वो बताते बताते एक बार फिर रो दी थी। हातिम, हारून दहाड़े थे। झूठ बोल रही है डैड, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खामोश, बिल्कुल खामोश। 8 साल की मासूम बच्ची झूठ क्यों बोलेगी। तुम झूठ बोल रहे हो। अगले 20 मिनट तक ये क्लास चलती रही थी। सूफी और शहला भी रगड़े में आए थे। इस सब का नतीजा आखिर यह निकला कि हातिम की 1 महीने की पॉकेट मनी बंद कर दी गई थी। बेटा, यहाँ जो भी हुआ आप घर में तो नहीं बताएगी ना। इन सब के जाने के बाद हारून ने प्यार से इसका गाल पुचकारा था। मैं बताऊंगी, तड़क कर जवाब आया था। बेटा, ये अब आपका भी घर है, आप अपने घर की बातें बाहर नहीं बताते, ठीक है ना। वो किसी सूरत मुस्तफ़ा की नज़रों में अपनी इमेज ख़राब नहीं कर सकता था। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। आंसू साफ करते इसने मुस्तफ़ा की आंखों में आंखें डाले कहा था। वो बिल्कुल दंग रह गया था। इतनी सी उम्र में
اگر اسے شرائط کا پتہ تھا تو بڑی ہو کر نہ جانے اس نے کیا کیا نہیں کرنا تھا۔ اسے داماد پرفیکٹ ملا تھا تو بہو بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ دونوں بہن بھائی اپنی مثال آپ تھے۔ کیسی شرط؟ مجھے گفٹ چاہیے، مجھے نا ایک کاکروچ چاہیے اور ایک چھپکلی بھی۔ ہارون کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ شاید دنیا کی پہلی بہو تھی جو اپنے سسر سے تحفے میں کاکروچ اور چھپکلی مانگ رہی تھی۔ آپ کو یہ کیوں چاہیے؟ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہارون نے استفسار کیا تھا۔ میں عمر کو ڈراؤں گی؟ کون عمر؟ بہن۔ کون بہن؟ وہ اتنی سی عمر میں ہارون کے دماغ کی دہی بنا رہی تھی۔ آپ ہی کا بھائی۔ ہارون نے بے اختیار گہری سانس خارج کی تھی۔ کون آپی؟ اب شاید اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی تھی۔ یہ لڑکی واقعی آفت تھی۔ صوفی آپی۔ ہارون کو اب جا کر کہیں سکون آیا تھا۔ آپ حاتم کو ڈرانا چاہتی ہیں؟ اب کی بار اس نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ اینین نے معصوم سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہاں وہ دل کھول کر ہنس دیے تھے۔ اب وہ آپ کو تنگ کرے نا تو اس کے سامنے صرف میرا نام لینا، آپ کو چھپکلی اور کاکروچ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبی رہی، پھر وہ اچانک ہی مسکرا اٹھی تھی۔ اوکے ڈیڈ۔ وہ پھدکتی ہوئی اسٹڈی روم سے باہر گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ہارون نے ٹیشو سے اپنے ماتھے پر ابری پسینے کی ننھی بوندیں صاف کی تھی۔ ایلیکس کافی عرصے سے روپوش تھا۔ یہ کرنے کے لیے اسے بدر نے کہا تھا۔ اصولاً تو انہیں یقین تھا کہ اینین اپنی زبان نہیں کھولے گی، وہ کبھی نہیں بتائے گی کہ اس نے قتل کیا ہے، مگر پھر بھی محتاط رہنا ضروری تھا۔ آج بھی اتنی دفعہ کال ملانے کے بعد بدر نے ایلیکس کی کال اٹھائی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ بدر غرائے تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے بدر۔ اب تو خواب میں بھی صرف بلیک مانسٹر اور اس کی دی ہوئی سزائیں یاد آتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے وہ کسی بھی وقت یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کی آواز میں ڈر واضح تھا۔ ہاں تو پھر کیوں اس لڑکی کے ساتھ وہ سب کیا؟ جب پتا تھا کہ وہ ڈیوڈ کے لیے اہم ہے تو پھر کیوں کیا اس کے ساتھ یہ؟ وہ کافی بیزار لگ رہا تھا۔ بدر، مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے بدلہ لے رہا ہے، بلکہ ہم سب سے جو کچھ ہم نے اس کے ساتھ کیا، جو ظلم ہم نے اس پر ڈھائے، وہ ضرور انتقام لے گا۔ سیم کو بھی اس نے مار دیا، تمہیں بھی مار دے گا اور مجھے بھی۔ بکواس بند کرو۔ بلیک مانسٹر کا خوف تمہارے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ میں نے کبھی اس پر کوئی ظلم نہیں ڈھایا۔ جو کیا تم نے کیا، اب سزا بھی تم ہی بھگتو گے۔ وہ دوبارہ مجھے فون مت کرنا، میرا اب تم سے کوئی تعلق نہیں، بدر نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے بدر، مجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہیلو۔ فون فرش پہ پٹکتے وہ بھی زمین پر ڈہ گیا تھا۔ اسے اب ہر طرف سے بلیک مانسٹر ہی دکھائی دے رہا تھا۔ نائل، یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ حیران ہو کر آگے قدم بڑھا رہی تھی۔ اتنا ویرانہ اور خاموشی دیکھ کر ماہم کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ سارا جگہ سنسان تھا۔ یہ گاڑیوں کا پرانا شو روم تھا جہاں شاید سالوں سے کوئی نہیں آیا تھا۔ ادھر گرد کھڑی مٹی اور گرد سے اٹی گاڑیاں اس بات کا ثبوت تھی کہ گاڑیوں کی گرد بڑے سے سائز کے ٹائر پڑے ہوئے تھے۔ نائل، یہ کون سی؟ جملہ مکمل ہونے سے پہلے اس کے سر کے پیچھے پچھلی طرف کسی نے کوئی زوردار چیز ماری تھی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا، سامنے کا منظر دھندلایا تھا۔ وہ چکرا کر زمین پر گری تھی۔ اس کی آنکھ تقریباً 1 گھنٹے بعد کھلی تھی۔ آنکھوں کے سامنے کسی کا حیولہ لہرایا تھا۔ گرے رنگ کے پینٹ کوٹ میں موجود وہ شخص نائل۔ اس کے لب بے یقینی سے ہلے تھے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی مگر اپنے اوپر کسی بوجھ کا احساس ہوا تو وہ 1 انچ بھی نہیں ہل سکی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر رسیوں کی مدد سے ان بھاری ٹائروں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور آگے جا کر ان رسیوں کی ڈور تھوڑی اونچائی پر 4 سمتوں میں کھڑی گاڑیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اگر وہ اٹھنے کی کوشش کرتی تو یقیناً اس پر بہت بوجھ پڑنا تھا جو کہ وہ اٹھا نہیں سکتی تھی۔ میری بہن کو بھی ایسے ہی باندھا تھا نا؟ سرد آواز میں ماہم کے کانوں میں کسی نے ہتھوڑے کی مانند بجی تھی۔ نائل، اس نے بے یقینی سے ایک بار پھر پکارا تھا۔ نائل ہی ہوں پھپھو، آپ کا پیارا بھتیجا جو کہ اب آپ کا بے حد خیال رکھے گا۔ آگے بڑھتے ایک ہی جست میں اس نے ماہم کو بازو سے پکڑے سیدھا بٹھایا تھا۔ ایک ساتھ چاروں طرف سے اتنا بوجھ پڑنے پر وہ چلا اٹھی تھی۔ اس کا ہر ایک ہاتھ اور ٹانگ کچھ فاصلے پر بڑے وزندار ٹائر سے بندھے ہوئے تھے جو کہ آگے جا کر اونچائی پر کھڑے ان 4 گاڑیوں سے جڑے تھے۔ ان کی دونوں کلائیوں اور پیروں سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ اب بھی متواتر چلا رہی تھی۔ یہ پہلا درد جو میں نے آپ کو دیا ہے اور آپ سے یہی برداشت نہیں ہو رہا تو سوچے آگے کیا ہوگا۔ نائل کی آنکھوں میں کرب کے ساتھ ساتھ نمی بھی ابری تھی۔ وانیہ جھوٹ بول رہی ہے نائل، تم تو اس کی ذہنی حالت سے واقف ہو نا۔ حاتم نے اسے میرے خلاف ورغلایا ہے۔ یہ سب اس کی سوچ سے بالکل برعکس تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھی کاش یہ صرف ایک خواب ہو۔ اتنا دردناک انجام اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اور نائل کے ہاتھوں اس کی سوچ کا تسلسل یہی آ کر ٹوٹ جاتا تھا۔ اس کی ذہنی حالت کس نے خراب کی؟ اسے یہاں تک کون لایا؟ صوفی کو کس نے مارا تھا؟ آنکھوں میں سختی لیے وہ دریافت کر رہا تھا۔ آپ نے؟
जवाब खुद दिया गया था। आपको पता था जब डेविड ने मुझे मानो के मुतालिक बताया, फिर मैंने सारी तहकीक की और आप मुजरिम साबित हुई। मैं ये पहले भी कर सकता था मगर मैंने नहीं किया। मेरी आंखों पर एतबार की पट्टी जो बंदी थी, अपनों पर एतबार करने की बहुत बड़ी सज़ा मिली मुझे। वो अजीब से अंदाज में हंस दिया था। डैड पर भरोसा किया मैंने, उन्होंने मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते एनैन का निकाह करा दिया। सोफ़ी पर एतबार किया था मैंने, इसने मुझे निकाह के बारे में ला इल्म रख कर धोखा दिया। हातिम पर एतबार किया, वो दुश्मनों के साथ जा मिला। सारी ज़िंदगी अंधों की तरह अपनी बहन को मासूम समझता रहा और वो मेरे नाक के नीचे मुझे धोखा देती रही। मैं जानता था कि सोफ़ी को एक औरत ने मारा है। मैं पागलों की तरह से घर के बाहर तलाश करता रहा, इस बात से अनजान के गद्दार तो मेरे ही घर में मौजूद है। आह, किस कदर बेवकूफ़ हूँ मैं। वो एक बार फिर हंसा था, इसकी हंसी खोखली थी। क्यों फुप्पू, क्यों? मुझे बताए किस चीज़ की कमी थी आपको जो आपने ये सब किया? मैंने आपको हमेशा माँ का दर्जा दिया और आपने मुझे ही तबाह कर दिया। इसने आंख के कोने से एक अश्क चुना था। अब जो किया है इसकी सज़ा तो भुगतनी होगी ना। आई प्रॉमिस, जितना ख्याल आपने मानो का रखा है ना, इससे 3 गुना ज़्यादा ख्याल मैं आपका रखूँगा। इसकी आंखों में भड़कते शोलों ने माहम के पूरे वजूद को जैसे झुलसा दिया था। सारी वजाहतें दम तोड़ गई थी। वो बहुत बुरी तरह शिकस्त खा गई थी और मैं 10 गुना। इस आवाज़ पर माहम और नाइल दोनों चौंक कर इस आवाज़ की सिमत देखा था। ब्लैक जीन्स पर जैतून रंग की शर्ट पहने, पाँव में सफ़ेद और काले रंग के इम्तिजाज के जॉगर्स पहने कदम कदम उठाता वो इनकी जानिब आ रहा था। जहाँ नाइल चौंका था वहीं माहम को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई थी। इसे देखकर वो हमेशा खौफ महसूस करती थी। नाइल तो फिर भी आसान मौत देता, मगर वो शख्स, वो रहम नाम के लफ्ज़ से वाकिफ़ नहीं था। एलेक्स की ज़बानी, वो पहले ही इसकी सफाकियत के किस्से सुन चुकी थी। हाय फुप्पू जान। इन तक आते इसने माहम के सामने हाथ लहराया था। यही वो लम्हा था जब इसने शिद्दत से दुआ की थी कि इसे बस किसी भी तरह मौत आ जाए। इसे ब्लैक मॉन्स्टर की दी हुई ज़िंदगी नहीं चाहिए थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हातिम को अपने सामने देखकर नाइल को शदीद तप चढ़ी थी। अपनी महबूबा के भाई की याद सता रही थी। सोचा सलाम पेश कराऊं। दाएं हाथ की 2 उंगलियों को कनपटी तक ले जाते इसने नाइल को मुस्कुराकर सलाम पेश किया था। नाइल का हलक तक कड़वा हुआ था। हातिम की मदाखलत इसे शदीद नागवार गुजरी थी। चले फुप्पू जानी, चलते हैं। इसने अभी एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि नाइल किसी दीवार की तरह इसके सामने आ खड़ा हुआ था। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ये मेरा मामला है। टांग अड़ाने का सोचना भी मत। नाइल ने इसे पीछे की जानिब धकेला था। आपको खबर किसने दी थी? जो भी है, तुम चुपचाप चले जाओ यहाँ से। फुप्पी जान को लिए बगैर तो कहीं नहीं जाऊँगा। माहम का पूर पसीने में डूबा था। ये मेरी बीवी की कातला है और मेरी बहन की मुजरिम। इसे सज़ा देने का हक़ मेरा है। तुम बीच में मत आओ। एनैन के साथ जो कुछ भी हुआ, इसके बाद हातिम ने अपने तरीके से भी तहकीक की थी। इसकी बहन की मुजरिम भी माहम ही साबित हुई थी। ये सब इतना मुश्किल नहीं था। वो दोनों बहुत साल पहले भी यहाँ तक पहुँच सकते थे, मगर आंखों पर बंदी एतबार की पट्टी ने इनकी क़ुव्वत बसारत जैसे स्लिप कर दी थी। घर में ही गद्दार होगा, ये इन दोनों ने कभी नहीं सोचा था। नाइल बाहर मुजरिम तलाश कर रहा था, जबकि हातिम नाइल को ही मुजरिम समझता था। जो मरी थी वो मेरी बहन थी और जो इस वक्त तकलीफ से गुजर रही है वो मेरी बीवी है। इसे सज़ा देने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं तुमसे बड़ा हूँ तो पहला हक मेरा है। नाइल ने उंगली उठाकर इसे सख्त लहजे में समझाना चाहता। ये कहाँ का इंसाफ है? सारे हक बड़ों को मिले, हम छोटों के सीने में क्या दिल नहीं होता? डेविड ने फुल फिल्मी डायलॉग झाड़ा था। बस तय हो गया, इसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देकर पागल कर दूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने मेरे नैन को गलत दवाइयाँ दे देकर पागल किया था। माहम की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। नहीं, मैं पहले से जहर दूंगा। मेरी बहन से जहर बनवा रही थी ना, मैं इसे नीचे लटका कर इस पर ट्रक चलाऊंगा और मैं इसे जलती भट्टी में झोंक दूंगा। इन दोनों की सफ़ाखाना गुफ्तगू सुनते माहम पर लर्ज़ा तारी हुआ था। अगले लम्हे वो होश व हवा से बेगाना हो गई थी, जबकि इन दोनों की लड़ाई अभी भी जारी थी। वो ऐसे लड़े थे जैसे 2 रकीब आपस में लड़ते हैं। तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? नाइल ने एक ज़बरदस्त पंच इसके मुंह पे जड़ा था। आप ये ठीक नहीं कर रहे साले साहब। डेविड ने सुर्ख आंखों से इसकी जानिब देखा था। यानी तुम नहीं जाओगे? नाइल ने इसे कॉलर से पकड़े इसे इस बार 2 मुक्के इसके पेट में जड़े थे। मैं लिहाज कर रहा हूँ साले साहब। इसने उंगली उठाए नाइल को वार्निंग दी थी। जब मुझ पर तीर फेंकते हो, मुझे गोली मारते हो, तब ये लिहाज कहा जाता है। घुमाकर एक जोरदार पंच इसकी गाल पर रसीद करते पीछे हटा था। हातिम की नाक से 2 बूंद खून के बहा था। इसे इस वक्त वो लम्हा याद आया था जब इसने ज़िंदगी में पहली बार नाइल से मार खाई थी। बेशरम इंसान, शर्म नहीं है मेरी बहन पर बुरी नज़र रखते हुए? इसी के घर में, इसी के लाउंज में वो ताबड़तोड़ इस पर हमले कर रहा था। मुझे भाई बोलते हो और मेरी ही बहन पर नज़र रखते हो। इसका शर्ट
اس کی شرٹ کا کالر پکڑے نائل نے اس کے پیٹ میں زبردست گھسا مارا تھا۔ شہلا اور صوفی دونوں ہی اس کی منتیں کر رہی تھی، مگر نائل کے سر پر تو جیسے خون سوار تھا۔ شہلا کو اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے گارڈز کو بلانا پڑا تھا، وہ بہت مشکل سے قابو میں آیا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ نائل کی بات یاد کرتے آج اتنے سالوں بعد اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس وقت وہ کمزور تھا، جواباً حملہ نہیں کر سکتا تھا، مگر آج وہ طاقتور تھا، لیکن اس نے جوابی کارروائی آج بھی نہیں کی تھی۔ صوفی کو آپ نے نہیں مارا، میں جان گیا ہوں، لیکن میرے ماں باپ کو کس نے مارا تھا؟ ناک سے خون کی بدبو صاف کرتے اس نے نائل کی جانب دیکھا تھا۔ اتنے ذہین ہو تو خود پتہ لگا لو نا۔ نائل نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ پتہ لگا لوں گا، یہ اب ضروری ہے، اس نے دل ہی دل میں پیما کیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ سچ جاننے کے بعد تمہیں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ فکر مت کرے صالح صاحب، میری ہر تکلیف اور ہر درد کا درما میرے پاس ہے۔ اس کے لبوں کو دل فریب مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ تمہیں اس دن سے خوف نہیں آتا جب اسے تمہاری سچائی پتہ چلے گی؟ میں یہ نوبت نہیں آنے دوں گا۔ سب چھوڑ دو حاتم، اینین کو مجھے سونپ دو اور خود کو گرفتاری دے دو۔ وعدہ کرتا ہوں پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں کم سے کم سزا ملے۔ اگر میں کہوں کہ میں واپس نہیں لوٹنا چاہتا پھر؟ نائل نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے یہ زندگی بہت پسند ہے، دنیا پر حکومت کرنا بے حد اچھا لگتا ہے، اور میں کچھ غلط نہیں کرتا، صرف اس ملک کے ہر گناہ گار اور دوغلے انسان سے پاک کرتا ہوں۔ تم معصوم لوگوں کی جان لیتے ہو حاتم۔ معصوم کوئی نہیں ہوتا، سب جھوٹے اور فریبی ہیں۔ اور ہاں، میں حاتم نہیں، ڈیوڈ ہوں، بلیک مانسٹر۔ وہ گناہوں کے دلدل میں اس قدر دھنس چکا تھا کہ واپسی کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ تم پچھتاؤ گے۔ نائل نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں نہیں، آپ پچھتائیں گے۔ آخر دیا ہی کیا ہے اس ملک نے آپ کو؟ آپ کی اہمیت کیا ہے ISI کی نظر میں؟ میرا احسان مانے، جو آپ کے متعلق انڈر ورلڈ میں کسی کو نہیں پتا ہے، صرف چند لوگوں کو ہی آپ کے متعلق جانتے ہیں۔ آپ کی یہ سانسیں میرے پاس گروی ہیں۔ سوچے اگر میں یہ بات پھیلا دوں کہ دا فیمس بزنس مین نائل افندی ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے، تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ بھٹکی کی طرح جھپٹیں گے سب آپ کی جانب، اور آپ کی نام نہاد ٹیم تنہا چھوڑ دے گی آپ کو۔ ابھی بھی وقت ہے، یہ سب چھوڑ کر میرا ساتھ دیجیے۔ شاہین کون ہے اور کہاں ہے مجھے بتا دیجیے، ہم دونوں ساتھ مل کر اس دنیا پر راج کریں گے۔ وہ اسفند کی جانب سے خدشات میں گھرا تھا، نہ تو اس کا چہرہ ٹھیک سے یاد تھا، نہ ہی اسے یقین تھا کہ وہی شاہین ہے۔ تب پھر تمہاری سوچ پر اکیلا بھی رہ جاؤں گا نا، تب بھی غداری نہیں کروں گا۔ اس کی سوچ پر ماتم کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے مانو سے ملنا ہے، وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتی۔ جواب دو بدو آیا تھا، مگر میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی حالت ایسی نہیں کہ وہ کوئی صدمہ برداشت کر سکے۔ نائل کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ جب ڈاکٹر نے اینین کو ہپنوٹائز کیا تھا تو حاتم نے کچھ حصے کی ویڈیو بنا کر نائل کو سینڈ کی تھی۔ اس ویڈیو کو دیکھتے ہی وہ تڑپ اٹھا تھا۔ میں فون پہ بات کروا سکتا ہوں، وہ بھی اگر وہ چاہے تو۔ یہ جاننے کے بعد کہ نائل صوفی کا قاتل نہیں، حاتم کے دل میں کچھ نرم گوشہ پیدا ہوا تھا۔ نائل خاموش رہا۔ کس قدر بدقسمت تھا وہ، اپنی بہن سے بات کرنے کے لیے وہ آج اپنے دشمن کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا۔ اس سب کا قصوروار بھی وہ خود ہی تھا، اس نے خود ہی اینین کو خود سے بدگمان کیا تھا۔ اسے آپ رکھ لیجیے، مجھے نہیں چاہیے۔ نائل پر گویا احسان کرتے وہ وہاں سے گیا تھا۔ نائل کو حیرت تو بہت ہوئی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ماہم کو یہاں سے لے جانے کے لیے لڑ رہا تھا، اور اب اس قدر لا تعلقی وہ شخص کبھی بھی اس کی سمجھ سے باہر ہو جاتا تھا۔ نائل کے پاس وہ سیدھا بدر کی طرف گیا تھا۔ اینین ابھی بھی لاہور میں ہی تھی۔ بابا، ایلیکس کہاں ہے؟ بغیر کسی لگی لپٹی کے اس نے سوال پوچھا تھا۔ میں نہیں جانتا ڈیوڈ، بدر کا لہجہ بے حد محتاط تھا۔ ایک دفعہ مل جائے مجھے، وہ حال کروں گا کہ سننے والے کی روح بھی کانپ جائے۔ لب بھیجے وہ بدر کے ساتھ پلنگ پہ بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی اتنی خاص ہے تمہارے لیے، تم اس کی ماں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اپنے اتنے خاص آدمی کو مار دو گے؟ آپ سے کس نے کہا کہ میں یہ سب اس کی ماں کے انتقام لینے کے لیے کر رہا ہوں؟ اس نے تعجب سے بدر کی جانب دیکھا تھا۔ ان دونوں نے میری نائن کو تکلیف پہنچائی، اسے اتنی دنوں تک ٹارچر کیا، یہ میں معاف نہیں کر سکتا۔ آنکھوں میں سرخی اتری تھی۔ کیا وہ لڑکی اتنی اہم ہے تمہارے لیے؟ وہ میری بیوی ہے، ظاہر ہے وہ اہم ہے، وہ نائل کی بہن بھی ہے۔ مجھے سے فرق نہیں پڑتا، آپ چاہے تو نائل کو جان سے مار دے، یا پھر مجھے اجازت دے میں ایک کار خیر سر انجام دوں۔ اسے نہیں مارنا، شاہین تک پہنچنے کی واحد سیڑھی وہی ہے۔ اتنے سالوں سے یہ جاننے کے باوجود کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، میں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وجہ صرف اور صرف شاہین ہے۔ وہ صرف ایک مہرہ ہے، شاہین تک پہنچنے کا ذریعہ۔ تم جانتے ہو اس کا تعلق ISI کے کسی حساس ادارے سے نہیں ہے،
वो सामने इसलिए है कि क्योंकि ये लोग शाहीन को बचाना चाहते हैं। असूलन तो नाइल के एक्सपोज होते ही या तो इसकी मौत की खबर आती या फिर आई से ला ताल्लुकी की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ है जो अब पोशीदा भी है। बदर गहरी सोच में पड़ गया। लेकिन क्या पापा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। वो इस सबसे बेहद बेजार था। नैन के इसकी ज़िंदगी में कदम रखने के बाद बाकी चीज़ों में इसकी दिलचस्पी ख़त्म होती जा रही थी। यही तो पता लगाना है बेटा, आखिर ऐसा क्या है जो हम नहीं समझ पा रहे। मेरी मालूमात के हिसाब से नाइल का दोस्त असफंद ही शाहीन है, मगर ऐसा है तो फिर कहाँ गायब है। बदर ने आंखें सुकेड़े दिमाग पर जोर दिया था। कभी कभी मुझे लगता है कि नाइल और शाहीन के दरमियान कोई तीसरा है जो शाहीन की हिफाजत कर रहा है या फिर हमें इस तक पहुंचने नहीं देता। लेकिन फिर मुझे लगता है कि शाहीन असफंद ना हो सकता है कि वो कोई और हो। सर झटकने उसने गहरी सांस खारिज की थी। मैं पता लगा लूंगा बाबा, वो मुझसे बच नहीं सकता। इसकी मौत मेरे हाथों लिखी है और यकीन करें मैं इसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। इसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगा जैसे इसने हमारी बना दी। इसने गोया पैमा किया था। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। बदर ने इसकी पीठ थपथपाई थी। फिलहाल तो बाकी 2 लोगों को ढूंढना है मुझे। बदर चौंका। कौन सी 2 लोग? नैन की माँ के कातिल। तुम इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? इसके चेहरे पर नागवारी उभरी थी। नैन से वादा किया है, निभाना तो पड़ेगा ना। क्या करोगे इन 2 लोगों के साथ? ऐसी भयानक मौत दूंगा कि रूह कांप उठेगी। बदर एक लम्हे के लिए सांस नहीं ले सका था। मुझे लगता है तुम नैन को लेकर कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो। बदर ने एक आंख उचकाकर पूछा था। मैं बिल्कुल हूँ। अगर इसे खरूज भी आए तो फिर किसी ने उसे मुझसे दूर किया तो मैं सब भूल जाऊंगा, सब कुछ। बदर इसका अंदाज कुछ अजीब लगा था। क्या ये धमकी थी? नहीं, डेविड इसे धमकी क्यों देगा? लेकिन एक बात तय थी कि वो अब एनएन को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच नहीं सकता था। अगर डेविड की खुशी इस लड़की में थी तो इसे कोई एतराज़ नहीं था। वैसे भी वो छटांग भर की लड़की, इसके लिए ख़तरा हरगिज़ नहीं थी। वक्त पड़ने पर वो इसे नाइल के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता था। तब तक डेविड के सर से भी मोहब्बत का भूत उतर जाना था। बाबा, बहुत दिन हो गए ना, मुझे इंजेक्शन चाहिए। आज सुबह से वो अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। हाँ, डेविड क्यों नहीं, मगर पहले वो ड्रग्स से भरा ट्रक तो मंजिल तक पहुंचा दूं। आपको मेरी सलाहियतों पर शक है पापा? ऐसा कौन सा काम है जो आपने मुझे कहा हो और मैंने ना किया हो? वो उल्टा बिगड़ा था। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ये लो। बदर ने सिरिंज में इंजेक्शन भर के से थमाया था। ड्रग्स के जिस्म में उतरते ही इसके चेहरे पर सुकून के साए लहराए थे। अच्छा डेविड, एक बात तो बताओ। बदर चल कर इसके करीब आया था। जी। अहदनामी जदीद में कौन सी किताब तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद थी? यूहन्ना की इंजील। क्यों? वो बाकी तीनों से मुख्तलिफ थी। मत्ती, मरकस और लूका की अनाजील को अनाजील मुमासला के तौर पर बयान किया जाता है क्योंकि इनका तर्ज तहरीर और मवाद काफ़ी हद तक एक जैसा है, लेकिन यूहन्ना की इंजील सबसे अलग है। हज़रत ईसा की अलवहियत और फर्जंद खुदा होने का अक़ीदा सिर्फ इंजील यूहन्ना में बयान हुआ है। वो कहकर खामोश हुआ था। बदर के लबों पर मानक़ैस मुस्कुराहट उभरी। बाबा, इंजील मुक़द्दस ही हक है, मैं सच कह रहा हूँ, आप भी इसे थाम ले। बदर इसकी बात पर चौंका था। इसने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कोई मुतालबा किया था। तुम ठीक कहते हो, मुझे इस बारे में सोचना चाहिए। कुछ देर मजीद बातचीत के बाद डेविड वहाँ से चला गया था। इसके जाने के बाद पूरे घर में बदर का कहा गूंजा था। माजी की याद इसके जहन के पर्दे पर उजागर हुई थी। तुमने मुझे क्यों पादरी बना दिया है और इस बच्चे को क्यों इसके मज़हब से दूर कर रहे हो? मुनीर ने बेजारी से कहा था। वो इनका ही साथी था, मुसलमान था, मगर हातिम के सामने वो एक पादरी बना हुआ था। मैं इसे एक दरिंदा और हैवान बनाना चाहता हूँ। मैं इसे ब्लैक मॉन्स्टर बनाना चाहता हूँ। इसलिए इस लड़की का सबसे कीमती चीज़ इससे छीनना ज़रूरी है। तुमने शायद गौर नहीं किया, मगर मैंने किया। की सबसे कीमती चीज़ इसका ईमान है। तुमने कभी इसे नमाज पढ़ते देखा है? कभी इसके चेहरे पर छाया इत्मीनान देखा है? मुझे वो छीनना है, मुझे इसे गुमराह करना है। इसके दिमाग में मुसलमानों के लिए नफरत, यहाँ तक कि इंसानों के लिए भी नफरत भर दो। ठीक है, मुरीन ने जैसे सर से बला डालते कहा था। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो डेविड, मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं खो सकता। माजी की बात याद करते वो चिल्लाया था। लाहौर पहुंचते ही वो सबसे पहले घर गया था। एनएन को देखने के लिए इसका दिल बेकरार था। इसे अपने कमरे में बिस्तर पे मुंह फुलाए बैठे देख हातिम की आंखों को करार आया था। वो पहले ही से आगाह कर चुका था कि वो आने वाला है, जिसकी वजह से मुँह फुलाए बैठी थी। इसे इस्लामाबाद गए 2 दिन हो गए थे, जिसकी वजह से एनएन सख्त खफा थी। तेरी तलत सभी है, तेरा लब असल से ज़्यादा मीठे, तेरी आवाज़ मुत्तरीब से ज़्यादा खूब रू, तेरे नैन मेरा पसंदीदा नज़ारा, तेरे जुल्फ़ों से उठती निखत मेरी दरमा। इसके करीब आते हातिम ने इसके बालों की खुशबू को अपने अंदर उतारी थी। नैन झीप कर पीछे हटी थी। वो
से लड़ने का पूरा पूरा इरादा रखती थी, लेकिन वो अपनी मशहूर कुन आवाज़ से इसके कानों में सहर फूंक रहा था। इसका दिल ना चाहते हुए भी बेकाबू हुआ था। मैं नाराज़ हूँ, मुँह फेरे वो मिनमिनाई थी। मैं जानता हूँ। इसके करीब बैठे हातिम ने इसके बालों पर बोसा दिया था। वो दुबक कर पीछे हटी थी। तो फिर दूर रहो। इसी कुर्बत में वो हमेशा ही कंफ्यूज हो जाती थी। दूर रहूँगा तो अपनी नैन को मनाऊंगा कैसे? इसके गिर्द बाजू फैलाए हातिम ने इसे खुद के करीब किया था। अभी शादी नहीं हुई हमारी। आहिस्तगी से इसका हिसाब तोड़े वो रुख मोड़ गई थी। तुम्हारा ये बहाना अब ख़त्म करना ही पड़ेगा। वो पल पल इसके लिए तड़प रहा था। इसे एनैन अब मुकम्मल तौर पर अपनी दस्तरस में चाहिए थी। हम कल इस्लामाबाद जा रहे हैं और हम वहाँ निकाह कर लेंगे, लेकिन तुम चाहो तो इस खुशी के मौके पर अपने भाई की दुआएं ले सकती हो। नैन ने चौंक कर सर उठाया था। हातिम इसकी जानिब देखे मुस्कुरा रहा था। ये लो बात कर लो। हातिम ने नाइल का नंबर मिलाकर इसे फ़ोन थमाया था। खुद वो कमरे से चला गया था। वो दोनों बहन भाई के दरमियान नहीं आना चाहता था। वो कुछ देर खाली उस जहनी कैफियत में फ़ोन की स्क्रीन को देखती रही। फिर इसने हिम्मत जमा करके फ़ोन कान से लगाया था। वानिया, मेरी जान, मेरा बच्चा। वह कब से पुकार उठा था। एनैन की आंखों से आंसू टूट कर गाल पर गिरा था। आप सुन रही हैं ना? अपनी सिसकी रोकने के लिए इसने मुंह पर हाथ रखा था। एनैन इस वक्त वो तमाम जब्त को हिचकियों समेत रो दी थी। मेरा बच्चा, ऐसा तो मत रोना। नाइल की आवाज़ भी भर्रा गई थी। आप बहुत बुरे हैं भाई, बहुत ज़्यादा। वो हिचकियों के दरमियान बोल रही थी, जबकि अपनी बहन की बात पर वो कुछ नहीं बोल सका। इतनी बड़ी गलती तो नहीं थी कि आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी। आपने मुझे खुद से दूर कर दिया, मेरा एतबार भी नहीं किया। नायल ने सख्ती से आंखें मींची थी। आपको पता है मैं हर रोज़ किस कदर अजियत से गुजरती थी। आपने एक बार भी मुड़कर मेरी खबर नहीं ली। फुप्पो ने मेरे साथ वो फूट फूट कर रो दी थी। मेरी जान, ऐसे मत रो, प्लीज़ मत रो। इसका बस चलता तो उसकी आंख से गिरते हर मोती को छीन लेता। मैं तो रोज़ ही ऐसे रोती थी भाई। अपने आंसू साफ करते हुए चिल्ला उठी थी, मुझे माफ़ कर दे। क्या आप अपने भाई को माफ़ नहीं करेगी? नाइल ने एक आंच से कहा था। नहीं, कभी नहीं। माफ़ करना तो दूर, मैं तो आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। फ़ोन सिर्फ इसलिए किया था कि आपको बता सकूं कि मैं उम्र के साथ बहुत खुश हूँ, जैसे आप अपनी बीवी के साथ। आप गलत शख्स पर एतबार कर रही हैं, वो आपको बिल्कुल तोड़ देगा। वानिया, इस पर एतबार मत करें। इसे कभी मत बताइएगा कि अल्लाह ने आपको किन सलाहियतों से नवाजा है। इसने मोहतात होते एनैन के किसी हुनर का जिक्र नहीं किया था। क्यों ना बताओ, वो मेरा शौहर है। मैं इससे कुछ नहीं छुपाऊंगी। आपने इतने सालों तक मुझसे ये सब छुपा रखा। मुझे समझ नहीं आती भाई, क्या मुल्क के लिए काम करना गुनाह है? क्या किसी हसास इदारे से ताल्लुक़ रखना गुनाह है? नाइल के माथे पर दो बल पड़े। आपको तो फ़ख्र होना चाहिए भाई कि आपका बहनों एक मुहब्बे वतन है। इन्होंने अफसोस से कहा था। माहम पहले इसके दिमाग में नाइल के ख़िलाफ़ न जाने क्या कुछ भर चुकी थी। ऊपर से रही सही कसर हातिम ने पूरी कर दी थी। मुहब्बे वतन? नाइल को शदीद शौक लगा था। मेरी जान, मेरी बात गौर से सुने। वो शख्स आपको बेवकूफ़ बना रहा है। मैं आपको सब समझाता हूँ, आप तहम्मुल से मेरी बात। मैं उम्र के ख़िलाफ़ कुछ नहीं सुनूंगी भाई। और आप पहले जाकर अपनी पहली बीवी का इंतकाम तो लें। आपको पता भी है, इसे भी फुप्पू ने मारा था। इतने सालों से मुझे गलत दवा भी वही दे रही थी। और जिस साइकाट्रिस्ट के पास हम जाते थे ना, वो भी फुप्पू से मिला हुआ था। लेकिन अफसोस भाई, आप कभी कुछ नहीं देख सके, या फिर शायद आप भी इस सब में मुलव्विस थे। अपनी सुना कर वो फ़ोन काट चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ नाइल बिल्कुल शिरदा रह गया। एनैन को अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने अल्फाज से नाइल का कलेजा चीर गई थी। फ़ोन साइड पर उछाले वो घुटनों में मुंह दिए फूट फूट कर रोती थी। जब इसे अपने बालों में किसी की चलती उंगलियां महसूस हुई थी, एनैन ने सर उठाकर नम आंखों से सामने देखा। अगले ही लम्हे वो तेज़ी से बिस्तर से उठती हातिम के सीने से लगे बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोती थी। हातिम ने नरमी से इसकी कमर सहलाई थी। भाई ने बहुत गलत किया मेरे साथ, बहुत गलत। एनैन के आंसू हातिम की शर्ट भिगो रहे थे। तुम मुझे कभी धोखा मत देना, मुझसे कभी झूठ मत बोलना। इसके सीने से सर उठाए इसने एक आस से कहा था, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। अपनी उंगलियों के पोरों से इसके मोती चुनते हातिम ने इसे यकीन दिलाया था। वो एक बार फिर इसके सीने से लगी थी। वो रात के पहर शिकस्तखोर हालत में घर लौटा था। कमरे में दाखिल होते इसे हैरत का झटका लगा था। स्नेहा जाए नमाज बिछाए नमाज पढ़ रही थी। इसने शायद पहली बार स्नेहा को नमाज पढ़ते देखा था। वो मबहूत से इसे देखता रहा। फिर वो चुपचाप पलंग पर आ बैठा था। नमाज पढ़ने के बाद स्नेहा ने जाए नमाज तय करके रखी थी। खाना लगा दूँ? इसके पास खड़े होते इसने नरमी से पूछा था। लहजे में पहले जैसा जोश और खुशी नहीं थी। इसने इस रिश्ते को नाइल को उसके हाल पर छोड़ दिया था। अब वो मज़ीद इससे मोहब्बत की भीख मांगकर अपनी तौहीन नहीं करना चाहती थी। भूख नहीं है, लहजा थकन से चूर था। फिर कॉफ़ी बना लाती हूँ, दिल नहीं चाह रहा।
کچھ اور چاہیے؟ نائل کے نفی میں سر ہلاتے ساتھ ہی وہ چپ چاپ پلنگ پر جا لیٹی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اس کی رنجیدگی کی وجہ نہیں پوچھی تھی۔ نائل بھی اس کے بدلتے تیور دیکھ کر حیران تھا۔ ہمیشہ تو وہ اس کے سر پہ مسلط رہتی تھی، اس کے لاگ جھڑکنے برا بھلا کہنے کے بعد وہ پیچھے نہیں ہٹتی تھی، اور اب اسے اسنیہا کی ضرورت تھی تو وہ اس سے بالکل لا تعلق ہو گئی تھی۔ وہاں سے اٹھتے وہ چینج کرنے گیا تھا۔ نائٹ ڈریس پہنے وہ بھی اپنی سائڈ پر آ کر لیٹا تھا۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں وہ اس کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ اسنیہا کی آنکھیں بند تھیں۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ گفتگو کا آغاز نائل نے کیا تھا۔ یہ اسے ہی کرنا تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب آیا تھا جبکہ آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ تمہیں ہونا چاہیے۔ وہ آنکھیں کھولنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سب مجھ سے ناراض ہے تو تمہیں بھی ہونا چاہیے۔ وہ عجیب انداز میں ہنسا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں۔ اس کا ہاتھ تھامتے نائل نے اپنے سر اس کی گود میں رکھا تھا۔ وہ بالکل دنگ رہ گئی تھی۔ میں تھک گیا ہوں اسنیہا، بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ اس کا ہاتھ مضبوط سے تھامے وہ نم آواز میں گویا ہوا تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہارے ساتھ زیادتی کی، بلکہ سب کے ساتھ کی۔ سب نے دھوکہ دیا مجھے، سب چھوڑ گئے۔ تم تو دھوکہ نہیں دو گی نا مجھے؟ اٹھ کر بیٹھتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نائل نے بہت مان سے پوچھا تھا۔ نہیں دو گی نا؟ اس کے ہاتھ پہ دباؤ ڈالے نائل نے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ کچھ دیر سر جھکائے خاموش رہی تھی، پھر اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری تھی۔ اگر میں نے دے دیا تو؟ نائل کے چہرے پر ناگواری ابھری تھی۔ کم از کم وہ یہ نہیں سننا چاہتا تھا۔ تو پھر میں مر ہی جاؤں گا، اللہ نہ کرے۔ اسنیہا نے تڑپ کے اس کے لبوں پر اپنا ملائم ہاتھ رکھا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا تھا۔ بس تم کبھی مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ نائل نے اس کے دایا گال سہلائی تھی۔ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ حاتم سے لاہور سے اسلام آباد لے آیا تھا۔ این نے کافی بار اسے کہا تھا کہ وہ وہی رہنا چاہتی ہے، مگر حاتم اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ این نہیں چاہتی تھی کہ اسلام آباد میں اس کا سامنا نائل سے ہو، مگر وہ حاتم کو انکار نہیں کر سکی تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی این نے ابھی ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا، تبھی حاتم نے اسے روک دیا۔ خود باہر نکلتے وہ قدم چلتا گاڑی کی دوسری جانب گیا تھا۔ دروازہ کھولے اس نے خوشگواریت سے این کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا۔ پہلے وہ چونکی، پھر اچانک ہی اس کے لب دھیرے سے مسکرائے تھے۔ اس نے نہایت نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اب وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہا تھا۔ این نے مبہوت ہو کر اس کاخ کو دیکھا تھا۔ شیشے کا کاخ، بالکل سفید۔ اندر داخل ہوتے ہی دونوں اطراف میں سبزہ تھا۔ اس سبزے میں خوبصورت کمپلیکس کھلی ہوئی تھی۔ درمیان میں ایک ترچھی سڑک نکالی گئی تھی جس کے اطراف خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ تھوڑے آگے جاتے ملازم ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ان سب کے ہاتھ میں خوبصورت پھولوں کے بکے تھے۔ وہاں گلاب کے علاوہ ہر قسم کا پھول تھا۔ سب نے ہی استقبالیہ کلمات کہے تھے۔ یہ سب این کے لیے بالکل نیا تھا، اس کے تصور سے بالکل برعکس۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اس کا شوہر اسے اس قدر محبت کرتا ہے۔ تھوڑا آگے جا کر پھول بنایا گیا تھا۔ اس پھول کو دیکھ کر وہ چھٹکی تھی۔ وہ ہارٹ شیپ میں تھا۔ تو یہ کیا اس کے لیے بنایا گیا تھا؟ وہ دل ہی دل میں مخاطب ہوئی تھی، لیکن لب ساکن ہی تھے۔ اب وہ اسے اندر لے کر جا رہا تھا۔ دونوں ہی سفید رنگ کا لباس زیبتن کیے ہوا تھا۔ این کا فراق لمبا اور گھیردار تھا، جبکہ حاتم اس پر سفید پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی ہلکی بڑی ہوئی شیو اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ دونوں نے ایک ساتھ اس محل میں قدم رکھا تھا، ان کی خوشیوں کا محل۔ وہاں کا انٹیریئر بہت مہنگا اور نایاب تھا۔ ٹائلز اس قدر صاف ستھرے تھے کہ ان میں اس کا عکس واضح نظر آتا تھا۔ اوپر چھت پر بڑے سائز کا جھومر لٹکا ہوا تھا۔ ایک طرف بہت خوبصورت طرز کے صوفے رکھے ہوئے تھے۔ وہ ادھر ادھر نظریں گھماتی سحر زدہ سی آگے بڑھ رہی تھی۔ تمہارا محل بہت خوبصورت ہے۔ دونوں اطراف میں گول گھیرے دار سیاہ ٹائلز بنے زینوں کو دیکھ کر اس نے ستائشی لہجے میں کہا تھا۔ وہاں ہر چیز سفید تھی سوائے ان زینوں کے، لیکن جس رنا انداز میں وہ بنائے گئے تھے وہ واقعی دیکھنے والے کی توجہ مبذول کرنے والے تھے۔ یہ میرا نہیں، ہمارا کاخ ہے۔ حاتم نے اس کی کلائی پکڑے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اور ہمیں اب یہاں ساری زندگی رہنا ہے۔ اس کے چہرے پہ جھولتی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑستے حاتم نے میٹھی سرگوشی کی تھی۔ وہ سر تا پیر سرخ ہوئی تھی۔ تم آرام کرو، مجھے کچھ کام ہے، رات میں تیار رہنا، میں نے تمہارے لیے سرپرائز پلان کیا ہے۔ این کی آنکھیں فوراً چمک اٹھی تھی۔ کیسا سرپرائز؟ وہ خود کو پوچھنے سے نہیں روک سکی تھی۔ رات کا انتظار کرو۔ حاتم نے محبت سے اس کی گال تھپ تھپائی تھی۔ وہ منہ بسور کر رہ گئی تھی۔
हम कहाँ जा रहे हैं? वो अब की बार झुंझलाई थी। एक तो ये मैक्सी, ऊपर से हील्स, आंखों पर पट्टी। इसे चलने में बेहद दुश्वारी हो रही थी। सरप्राइज है जाना। इसका हाथ थामते वो आहिस्तेगी से आगे बढ़ रहा था। मैं उतार रही हूँ इसे शदीद कोफ्त महसूस हो रही थी। सोचना भी मत। इसकी सख्त आवाज़ पर मुंह के जाविये बनाए खामोश हो गई थी। इसे आड़े तिरछे मुंह बनाते देखकर हाथी मुस्कुरा दिया था। खुले बाल, दोनों अतराफ से चंद बालों को जोड़कर खूबसूरत चुटियाँ बनाई जिनमें जगह जगह बैंड्स लगाए हुए थे। भूरे बाल नीचे कर्ल किए हुए थे। बेबी पिंक कलर की खूबसूरत सी मैक्सी पहने जिसके गले पर हल्की मगर नफीस कढ़ाई की गई थी और सफ़ेद हिल्स पहने वो लड़खड़ाते कदमों से इसका हाथ मजबूती से थामे आगे बढ़ रही थी। एक जगह पहुंचते ही हातिम ने बहुत आहिस्तगी से इसकी आंखों पर से पट्टी हटाई थी। सरप्राइज! एनैन ने मुस्कुराकर धीरे से आंखें खोली थी। सामने का मंजर देखकर बेअख्तियार इसकी मुस्कुराहट सिमटी थी। वो इसे एक रेस्टोरेंट के ऊपरी हिस्से में लाया था। एनैन के कदमों तले सुर्ख गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। अतराफ में सुखार शेप के बड़ी साइज की मोमबत्तियां सजाई गई थी जो कि तादाद में बहुत ज़्यादा थी। सामने एक दिलनुमा बोर्ड लगा हुआ था जिसके दरमियान में लाइटों से विल यू मैरी मी लिखा था। एक साइड पर बहुत खूबसूरत टेबल सजी हुई थी। टेबल का और दोनों अतराफ में पड़ी कुर्सियों का कवर सुर्ख और सफ़ेद इम्तिजाज का था। यहाँ तक कि टेबल पर रखा 10 पाउंड का केक भी रेड वेलवेट का था। एनएन के पसीने छूटने लगे थे। हर तरफ सुर्ख रंग देखकर इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। कैसे लगा सरप्राइज? हातिम ने तजस्सुस से पूछा था। खून, लाल रंग, वो बड़बड़ाई थी। आंखों के सामने एक बार फिर वही सानिया किसी फिल्म की तरह गर्दिश करने लगा। मार दिया, मेरी माँ को मार दिया। वो दीवाना वार चीखते हुए वहाँ से अभी भागी ही थी कि हातिम इसके दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लिए इसे रोका था। कहाँ जा रही हो नैन? मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो बेबसी से चिल्ला उठी थी। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? इसके गिर्द बाजू हमायल करते हातिम ने नरमी से पूछा था। उमर, मेरी तबीयत ठीक नहीं, घर चलते हैं। इसने हाँपते वजूद के साथ कहा। किसी भी वक्त वापस से बाहर हो सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि हातिम इसका ये रूप देखे। क्यों घर चलते हैं? मैंने इतनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए ये सब किया है, मुझे जाना है। वो इसे परे धकेलती वहाँ से भागी थी मगर सीढ़ियों तक पहुँचते ही इसके कदम रुके थे। दरवाज़ा बंद था। एनैन ने इसे खोलने की कोशिश की थी मगर वो नहीं खुल रहा था। ये नहीं खुलेगा एनैन, जब तक मैं नहीं चाहूँगा ये नहीं खुलेगा। वो इसकी जानिब मुड़े, अपनी टाई की नॉट ढीली करते। उमर ने इसे साइड स्माइल पास की थी। एनैन के कदम जंजीर हुए थे, आंखों में बेयकीनी उभरी थी। तो क्या उसे जानबूझकर अजियत पहुँचा रहा था? इसने अपनी सोच के तसलसल को यहीं रोका था। क्या वह तकलीफ हो रही है? इसके करीब आकर वो अजीब अंदाज में गोया हुआ था जबकि वो अपनी हवास खोती जा रही थी। अब और होगी, हातिम ने कहते साथ ही एक बटन दबाया था। इस दिल नुमा बोर्ड पर लगे अल्फाज भड़क उठे थे। आँख के तेज शोलों में भड़कते वो मोहब्बत भरे अल्फाज। विल यू मैरी मी? मुंह पर हाथ रखे वो चिल्ला उठी थी। रात की चांदनी में वो खड़ा सिगरेट सिलगा रहा था जब इसे अपने पीछे मोहसिन की आवाज़ सुनाई दी थी। इसका स्पीकर तो बंद करवाओ, मैं पागल हो गया हूँ। माहम की चीख और पुकार से मोहसिन शदीद बेजार हुआ था। ये आवाज़ मुझे सुकून पहुँचा रही है। वह सर को कम दिए मुस्कुराया था। मुझे समझ नहीं आ रही ये बिला वजह क्यों चिल्ला रही है? बिला वजह नहीं चिल्ला रही। इसे लग रहा है कि इसे शॉक्स दिए जा रहे हैं। पिछले 2 दिन से इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। पट्टी बांधने से पहले नाइल ने इसे रस्सी से बांधकर 2 दफ़ा इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए थे। अब वो 2 दिन से मुसलसल सिर्फ रिकॉर्डिंग चला रहा था। जब माहम को हर आवाज़ पर ऐसा महसूस होता था कि जैसे इसे शॉक्स दिए जाते हैं। वो दिमाग के साथ खेल रहा था। अभी तो मैं ऐसी एलिविज़न बनाऊंगा कि वो अपनी जहनी तवाज़ुन खो देगी। वो उस काम में माहिर था। वो जानबूझकर ऐसी सूरत हाल पैदा करता था कि सामने वाला शख्स यकीन कर ले कि वो वही हकीकत है मगर दर हकीकत वो महज एक झूठ होता था। ठीक है, फ़िलहाल चलते हैं, मेरा कान पक गए हैं। नाइल ने सिगरेट नीचे फेंकते बूट तले मसली थी। वैसे जाना कहाँ है? मोहसिन की बातों से वो इतना अंदाज़ा तो लगा ही चुका था कि इसका इरादा घर जाने का तो बिल्कुल भी नहीं है। कहीं बाहर चलते हैं, तुम भी थोड़ा फ्रेश हो जाओगे। साशा वैसे भी घर पर नहीं है और ना ही बच्चे, तो हम सोचना भी मत। इसके इरादे भापते ही नाइल ने फौरन हाथ खड़े किए थे। यार कुछ नहीं होता ना मोहसिन, तुम्हें पता है मैं नहीं पीता, मेरे दिमाग पर चढ़ जाती है, फिर मुझे किसी चीज़ का होश नहीं रहता। 1 आध गिलास से कुछ नहीं होता, हरगिज़ नहीं। नाइल ने साफ इनकार किया था। अच्छा ठीक है, मुझे तो पीने दो, तुम मत पीना। अपर क्लास में शराब पीना, सिगरेट पीना जैसे अमल को बुरा नहीं समझा जाता था, ये इनके मामूल का हिस्सा था। कुछ देर इसकी मिन्नतें करने के बाद वो नाइल को राज़ी करने में कामयाब हो गया था। रात के तकरीबन 1 बजे वह चकराते सर के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ था। मोहसिन ने ज़बरदस्ती से 2 गिलास वाइन पिला दिए थे
अब वो बेहद स्ट्रांग थी, जिस वजह से नाइल संभल नहीं पा रहा था। वो सिगरेट ज़रूर पीता था मगर शराब बहुत कम। लड़खड़ाते कदमों से गिरते पड़ते वो अपने कमरे में दाखिल हुआ था। इतनी ज़ोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से वो डर कर नींद से उठी थी। नाइल, इससे पहले कि वो गिरता स्नेहा ने इसे आगे बढ़कर थामा था। आपने पी रखी है? वो बेयकीनी से गोया हुई थी। मोहसिन ने उसने पिला दी। वो गनूदगी में बोल रहा था। आप आए यहाँ पर, इसे सहारा दी। वो बिस्तर तक आई थी। बिस्तर तक पहुंचते वो ढह गया था। बस इसी चीज़ की कमी रह गई थी। इसके पास बैठे स्नेहा ने अफसोस से उसे देखा था। इसके उठने से पहले ही नाइल ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया था। सोफ़ी, मत जाओ प्लीज़, मुझे छोड़कर मत जाओ। वो फिर से वही विर्द कर रहा था जबकि स्नेहा के तन बदन में आग सी लग गई थी। इसने गुस्से से अपना हाथ छुड़वाया था। सोफ़ी, 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 थक गई हूँ मैं ये नाम सुन सुनकर। वो गुस्से से उठ खड़ी हुई थी। स्नेहा कहाँ है, बताए। नाइल, इस सब में स्नेहा कहाँ है? इसके पास बैठते स्नेहा ने इसका गाल थपकते जैसे उसे होश में लाने की कोशिश की थी। क्या आपको कभी स्नेहा से मोहब्बत नहीं हुई? इसने भर्राई आवाज़ में पूछा था। शायद वो इसके नशे में होने का फ़ायदा उठाती। सच जानना चाहती थी। बताएं नाइल, स्नेहा के लिए आपके दिल में क्या है? इसके गाल पर हाथ रखे वो इस पर झुकी थी। वह बेनीम क़ानूदगी में था। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है। मुझे स्नेहा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सोफ़ी चाहिए। वो नींद में पता नहीं और क्या बड़बड़ा रहा था जबकि वो अब मज़ीद एक लम्हा भी वहाँ नहीं रुक सकी थी। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है नाइल अफंदी। बालकनी में आकर इसने गहरी गहरी सांस लेते अपने आंसू को बेदर्दी से साफ किए थे। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें स्नेहा की मोहब्बत मिले। तुम रहो अपनी उस सोफ़ी के और उसकी मोहब्बत के मकबरे के साथ। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन जाने से पहले एक आखिरी झटका ज़रूर दूंगी तुम्हें। वो सुर्ख आंखों से गोया हुई थी। सुबह 9 बजे के करीब नाइल की आंख खुली थी। गुड मॉर्निंग डियर हस्बैंड। स्नेहा मुस्कुराती हुई इसके पास बैठी थी। वह हैरान हुआ था, शदीद हैरान। इसे इस खुशगवार रवैये की तवक्को नहीं थी। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह पीकर घर नहीं आना चाहिए था। वो शर्मिंदा था। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। कैसी मुश्किल? बैकग्राउंड से ट्रेक लगाते वो भी मुस्कुराकर गोया हुआ था। सरप्राइज़, वक्त आने पर बता दूंगी। इसकी आंखों में अजीब सी चमक उभरी थी। कल रात मैंने कोई फजूल बकवास तो नहीं की ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। नफ़ी में सर हिलाते हुए मध्यम सा मुस्कुराई थी। वो रिलैक्स हो गया था। नाश्ता तैयार है, आप चेंज करके आ जाए। चेहरे पर सजी मुस्कुराहट के साथ वो वहाँ से उठी थी। नाश्ते के बाद इसके लिए कॉफ़ी बना लाई थी। आज कुछ खास है क्या? स्नेहा का रवैया देख कर वो कुछ हैरान था। नहीं, एक लफ्ज़ी जवाब। आपसे एक इजाज़त चाहिए थी। दोनों हाथों को आपस में मस के इसने लब काटते पूछा था। कैसी इजाज़त? वो ठटका था। मैं सारा दिन घर में बोर होती रहती हूँ, क्या मैं कभी बाहर नहीं जा सकती? इसने धड़कते दिल से पूछा था। न जाने वो किस तरह रिएक्ट करें। ठीक है, कभी कभार चली जाया करो, लेकिन यहाँ दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है। लहजा कटील था। इसने अभी तक इस शादी को पोशीदा ही रखा हुआ था। सोसाइटी में किसी को भी इस शादी का इल्म नहीं था। वो और एक लड़की का इसके घर में रहना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। वो अपने सर्कल में एक अय्याश बिजनेसमैन के तौर पर मशहूर था। आग कानों पर हाथ रखी वो बुलंद आवाज़ में चिल्ला रही थी। नहीं नैन, आग नहीं है। इन खूबसूरत अल्फाज को देखो जो वहाँ लिखे हुए हैं। हाथी में से शानों से थाम कर इसका रुख उस बोर्ड की जानिब किया था। छोड़ो, मुझे जाने दो। मुसलसल फड़फड़ाते हुए इसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। तुम कहीं नहीं जाओगी। पहले हम केक कट करेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर ही घर जाएंगे। इसका फैसला सुनते ही वो तड़प उठी थी। मैं मर जाऊंगी उमर, प्लीज़ मुझे जाने दो। इसने सिसकते हुए इसके आगे हाथ जोड़े थे। तुम्हें कुछ नहीं होगा नैन, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हातिम ने इसके हाथों को थामते से यकीन दिलाना चाहा था। हर तरफ खून है। वो अपनी ही धुन में बार बार चिल्ला रही थी। नैन, कहाँ पर है खून? हातिम ने इसे कंधे से झिंझोड़ कर जैसे होश दिलाया था। हर तरफ। इसने कांपते हाथ से पूरे टेरिस की तरफ इशारा किया था। ये गुलाब है नैन। उमर ने झुककर इसके कदमों से चंद पत्तियां हाथ में उठाई थी। ये देखो, ये फूल है, कितनी अच्छी खुशबू है इसकी। इसने अपनी हथेली पर रखे फूल को इसके सामने किए थे और ये इसका हाथ सख्ती से पकड़े वो आगे ले गया था। ये कर्टन्स है, ये टेबल है, ये कैंडल्स है और ये केक। खून कहीं भी नहीं है। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते वो इसे बावर करवा रहा था। वो मुझे घर जाना है। वो कुछ भी सोच या समझ नहीं पा रही थी। नहीं जाना घर, यहीं पर रहना है, समझी तुम? अब की बार वो गुस्से से गोया हुआ था। वो रोते सिसकते इन बिखरी गुलाब की पत्तियों के दरमियान बैठ गई थी। दरवाजे का लॉक खोलना इसके बाएं हाथ का खेल था, मगर बात हमेशा इसकी जहनी हालत पर आकर रुक जाती थी। अपने हवास खोने के बाद वो कुछ नहीं कर सकती थी। माहम की कैद में इतने अरसे तक रहने की वाहिद वजह भी यही थी।
जब केक कट करने का मूड हो तब बता देना। हातिम ने गोया अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। वो अपनी नैन की आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर आज वो इसे जानबूझकर तकलीफ पहुंचा रहा था, मगर ये ज़रूरी भी था। इसका डर ख़त्म करने के लिए ये बेहद ज़रूरी था। वो चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ गया था। वो न जाने कितनी देर रोती रही। कभी वो चिल्लाने लग जाती तो कभी उस हादसे को दोहराने लग जाती, मगर हातिम इसे बिल्कुल लाताल्लुक कुर्सी पर आराम से टांग पर टांग जमाए बैठा। 1 घंटे बाद वो रो रो कर थक गई थी। उठाओ मुझे, केक कट करते हैं, भर्राई आवाज़ के साथ वो मिनमिनाई थी, जबकि हातिम के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था, जिसे वो अगले ही लम्हे कमाल महारत से छुपा गया था। चेहरे पर मतानत सजाए वो उठकर नैन की जानिब आया था। इसने गुस्से से इसका बड़ा हुआ हाथ सख्ती से थामा था। अपने नाखून को उसकी हथेली पर चुबाना वो ना भूली थी। इसकी इस हरकत पर हातिम ने बामुश्किल उमड़ते कहकहों को जब्त किया था। नैन ने आंखें बंद किए हातिम के साथ वो केक कट किया था। हातिम केक का पीस इसके लबों तक ले गया था। एना ने आंखें खोले पहले इस पीस को देखा था, फिर टेबल पे पड़े इस बड़े साइज के केक को, और फिर इसने आहिस्तगी से एक पूरे नज़र टेरिस पर घुमाई थी। इसका सब्र यहीं ख़त्म हुआ था। वह चकराते सर के साथ हातिम के बाहों में झूल गई थी। एना की आंख सुबह 10 बजे के करीब खुली थी। उठते साथ ही इसने अपने सिर पर मुसल्लत वही 2 मुलाजमाओं का चेहरा दिखा था। गुड मॉर्निंग मैम। उन्होंने हर रोज़ की तरह वही अल्फाज दोहराए थे। आंखें खोलते साथ ही इसके जहन के पर्दे पर कल रात वाला किस्सा लहराया था। उमर कहाँ है? वो गुस्से से दमकते चेहरे के साथ उठकर बैठी थी। सर किसी काम से बाहर गए हुए, थोड़ी देर तक आ जाएंगे। आप नाश्ते में क्या लेगी मैम? जहर। और अपने सर को भी बता देना कि अगर अपनी भलाई चाहता है तो आज घर ना आए। वो तिल मिलाते हुए बिस्तर से उठी थी। अगले 2 घंटे एना ने बहुत मुश्किल से गुजारे थे। इसे कभी गुस्सा आ रहा था तो कभी रोना। इसका उम्र इसके साथ ये सब कैसे कर सकता है? गुड मॉर्निंग जाना। अपने पीछे से हातिम की आवाज़ सुनते ही वो करंट खाकर पलटी थी। नाश्ता क्यों नहीं किया मेरी नैन ने? इसका क्लचर खोले हातिम इसके करीब हुआ था। एनैन ने भूरे रेशमी बाल कमर पर फैल गए थे, जबकि आंखें गजब ढा रही थीं। अब इतने प्यार से तो मत देखो ना। हातिम ने इसे छूना चाहा, मगर एनैन ने फौरन ही इसका हाथ झटक दिया था। मुझे घर जाना है, एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया था। हम इस वक्त घर पर ही मौजूद हैं नैन। मुझे अपने घर जाना है, मुझे भाई के पास जाना है। 2 मोटे मोटे आंसू तैरते हुए इसके गाल पर लड़क गए थे। क्या? इसे शदीद किस्म का झटका लगा था। मुझे मेरे भाई के पास जाना है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। हाथों में चेहरा छुपाए वो बिलक बिलक के रो रही थी। हातिम का पारा सोए नेज़े पर चढ़ा था। इसकी सारी रियाजतें जैसे बेमोल हुई थी। सिर्फ कल रात की वजह से वो कैसे इसकी बेपनाह मोहब्बत को भूल सकती थी। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कभी मुझे कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, बल्कि मैंने इनके साथ गलत किया। मुझे मेरे घर छोड़ कर आओ। वो खूनी रिश्ते इतने आसानी से नहीं टूटते। पहले वो गुस्से में थी, मगर अब हातिम की एक गलती की वजह से इसकी सोई मोहब्बत जाग उठी थी। सारा गुस्सा जैसे झाग बनकर उड़ा था। नैन यहाँ बैठो। हातिम ने अपने गुस्से को जब्त करते इसे शानों से थाम कर सोफे पर बिठाया था। वो अब भी रो रही थी। नाइल भाई मुझे पसंद नहीं करते। वो शुरू से ही इस निकाह के खिलाफ थे। इसने अपना लहजा हद दर्जा नरम रखा हुआ था। मैं इतने साल से इनकी बहुत मेहनत देखी कि मुझे तुमसे जुदा ना करे, यहाँ तक कि मैं इन्हें ख़त भी लिखता रहा। ख़त के पीछे इसने धमकी आमेज़ कहने से गुरेज किया था। मैंने इनके आगे हाथ जोड़े और पता नहीं क्या क्या नहीं किया। बस पैर पकड़ने की कसर रहती थी। तीर और गोलियां मारने जैसी गैर अहम बात बताना इसने ज़रूरी नहीं समझा था। आंसू अब थम चुके थे। वो दम साधे इसे ही देख रही थी। अपने शौहर के चेहरे पर इस कदर बेचारगी देख इसका दिल नरम पड़ने लगा था। मैं तो अभी भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारी रुखसती तुम्हारे घर से हो। मैंने नाइल भाई को फ़ोन भी किया था, लेकिन जो अल्फाज उन्होंने मुझे कहे मैं वो तुम्हारे सामने नहीं दोहरा सकता। अनैन की आंखों में बेयकीनी उभरी थी, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैं तो तुम्हारे घर भी गया था ताकि तुम्हारे भाई से एक बार फिर इल्तिजा करूं कि वो हमारी शादी में शामिल हो जाए, मेरे साथ, चाहे वो जैसा मर्जी सलूक करे। मगर तुम तो उनकी बहन हो ना, कम अज़ कम तुम्हारे सर पर ही शफकत का हाथ रख दे। लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला कि वो तो घर पर ही नहीं है। वो अपनी बीवी के साथ पेरिस घूमने गए हुए हैं। अनैन का चेहरा आंसू से तर हो चुका था। वह एक बार फिर इसे नाइल से बदगुमान करने में कामयाब ठहरा था। मोहब्बत इंसान के सोचने समझने की सलाहियत सलब करती है। इंसान को सिर्फ अपने महबूब की कही बात ही सच लगती है। और जो कल रात मेरे साथ किया तुमने, उसका क्या? इसने डबडबाई नज़रों से इसकी जानिब देखा था। मैं बस तुम्हारा डर ख़त्म करना चाहता हूँ। भला ये भी कोई डरने की चीज़ें हैं? सुर्ख रंग तो बहुत खूबसूरत रंग है। मैं तुम्हें इस रंग में देखना चाहता हूँ। हातिम इसके गिर्द अपना हिसार कायम किया था। तुम मुझे खून में देखना चाहते हो? आवाज़ में नमी का उनसर अब भी
वाज़ेह था। मैं तुम्हें अपनी शादी की पहली रात सुर्ख जोड़े में देखना चाहता हूँ। और जहाँ तक बात है खून की, तो मैं अपनी नैन की आंख में एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम खून की बात करती हो। हातिम ने इसके सर पे बोसा दिया था। वो एक बार दुबक के पीछे हटी थी। कल हमारा निकाह है और निकाह के बाद ये गुरेज मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हातिम ने इसे प्यार भरी धमकी दी थी। वो फौरन छिप गई थी। जाओ जाकर मुंह धोकर आओ, फिर नाश्ता करते। वो मुंह बनाती उठी थी। इसके जाने के बाद वो गर्दन पीछे फेंक कर दिल खोल कर हंसा था। वेल डन डेविड, तुम अदाकारी भी अच्छी कर लेते हो, हातिम ने खुद को दाद दी थी। आज नाइल स्नेहा को बाहर लेकर आया था। दोनों ने साथ लंच किया था। फिर इसके बाद अचानक ही नाइल का शॉपिंग का इरादा हुआ था। स्नेहा का कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया था। वो चुपचाप इसकी हर बात मान रही थी। चंद ड्रेसेस और ज्वेलरी खरीदने के बाद वो लोग अभी मॉल से बाहर ही निकल रहे थे कि इसके पीछे एक आवाज़ आई थी। नाइल, एक शख्स मुस्कुराता हुआ वहाँ आया था। असद? नाइल ने भी मुस्कुरा कर इससे मुसाफा किया था। नई गर्लफ्रेंड? हाँ। इसने सर तक पैर गहरी नज़रों से स्नेहा का जायज़ा लिया था। नाइल ने जब्त से मुठ्ठियाँ भींची थी। नहीं, सिर्फ दोस्त है। स्नेहा का हाथ थामे वो तेज़ी से आगे बढ़ा था। वो बेयकीनी से अपने शौहर को देखती रही थी। गाड़ी तक पहुँचते नाइल का चेहरा धुंधलाया था। स्नेहा की आंखें भर आई थी। नाइल ने बगैर कुछ कहे गुस्से से गाड़ी स्टार्ट की थी। स्नेहा का इस कदर शौक में थी कि इसे पता ही नहीं चला कि कब घर तक का सफ़र तय हुआ था। गाड़ी रुकते ही इसे होश आया था। वो चुपचाप उठकर मरे मरे कदमों के साथ अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी। ठीक आधे घंटे बाद नाइल कमरे में दाखिल हुआ था। इसे गुमसुम बिस्तर पर बैठे देख वो इसके पास आ बैठा था। मैंने पब्लिकली हमारी शादी अनाउंस नहीं की। मुझे उम्मीद है तुम मुझे समझोगी। नाइल ने इसका दूधिया हाथ अपने हाथों में लिया था। मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? वह इस्तेज़ाइया हंसी थी। बस मुझे आप एक बात बताएं कि आखिर आपने मुझसे निकाह क्यों किया? अपना हाथ इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाते वो उठ खड़ी हुई थी। नाइल भी इसके साथ ही उठा था। डैड से इंतकाम लेना था। मुझसे निकाह क्यों किया? अगर डैड ने चंद पैसों के अवज़ मुझे बेच ही दिया तो निकाह करने की क्या ज़रूरत थी? नाइल ने सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा था। निकाह के बगैर रख लेते मुझे अपने पास। वो क्या कह रहा था? आपका दोस्त? हाँ, गर्लफ्रेंड। वो आज बोलने पर आई थी तो तमाम तर लिहाज भूल बैठी थी। स्नेहा, नाइल ने गुस्से से इसकी कलाई दबोची थी। क्या स्नेहा? अपना हाथ छुड़वाती वो चिल्ला उठी थी। जब सारी दुनिया के सामने अपनाने की हिम्मत नहीं थी तो फिर निकाह क्यों किया था? मजबूरी है मेरी, नहीं बता सकता सबको। नाइल ने नज़रें चुराई थी। ऐसी भी क्या मजबूरी जो हमारे रिश्ते को एक गाली ही बना दिया आपने? वो बेबसी से चिल्ला उठी थी। मैं बस तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ। वो इसे कुछ भी नहीं समझा सकता था। आप प्लीज़ चले जाएं यहाँ से। मैं इस वक्त आपका चेहरा नहीं देखना चाहती। वो बुरी तरह रो रही थी। नाइल कुछ लम्हे इसे देखता रहा। फिर इसने पीछे की जानिब कदम उठाया। फिलहाल इसे अकेला छोड़ देना ही बेहतर है। थोड़ी देर रोने के बाद स्नेहा ने अपने गाल रगड़ते फ़ोन उठाया। मुझे तुमसे मिलना है कबीर, इसने भराई आवाज़ में कहा था। डेविड अपने कमरे में बैठा कुछ ज़रूरी फाइल्स उलट पुलट कर देख रहा था जब इसका फ़ोन बजा था। नाइल की कॉल देखकर इसके लबों पर तीखी मुस्कुराहट उभरी थी। तुम समझते हो क्या हो खुद को? हर चीज़ में टांग अड़ाना ज़रूरी है? माँ हमको कहाँ गायब किया है? सच सच बताओ, कहाँ है वो? शोरूम में इसे ना पकड़ो, गुस्से से पागल हुआ था। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद सिर्फ डेविड ही ये जुर्रात कर सकता है। रिलैक्स साले साहब, सांस तो ले ले। फाइल साइड पर रखे डेविड ने तहम्मुल भरे अंदाज में कहा था। माहम कहाँ है डेविड? नाइल का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। मुझे क्या पता? सोफे की पुर से टेक लगाए इसने बहुत इत्मीनान से कहा था। तुम आखिर सुधरते क्यों नहीं हो? वो बेबसी से चिल्ला उठी थी। ये क्या कह रहे हैं साले साहब? मैं तो निहायत शरीफ और महज़्ज़ब शहरी हूँ, एक सुधरा हुआ इंसान। किसी इंसान को गायब करना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने तो कभी एक मच्छर तक नहीं मारा। आप तो निहायत खुशकिस्मत है साले साहब जो आपको मुझ जैसा माकूल बहनोई मिला है। इसने लब दबाई कहा था। नज़रों के सामने नाइल का लाल दमकता हुआ चेहरा लहराया था। ओह शट अप! अगर वो इसके सामने होता तो यकीनन वो डेविड का बहुत बुरा हश्र कर चुका होता था। सेम टू यू साले साहब। लहजा अब भी इत्मीनान बख्शता। गो टू हेल। नाइल ने गुस्से से कॉल काटी थी। यू ऑल्सो, डेविड ने जानदार कहा लगाया था। नाइल की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते स्नेहा कैफ़े गई थी। तो अब भी सोच रही हो स्नेहा, इस शख्स ने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया अब तुम्हें अब भी इसकी फ़िक्र है। फिर मैं क्या करूँ कबीर? वो बुरी तरह हरी हुई थी। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मगर कुछ नहीं स्नेहा, उसने तुमसे झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया और न जाने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। सब कुछ रेडी है, बस तुम किसी भी तरह से पेपर साइन करवा लो। वो गहरी सोच में डूबी थी।
माहम को डेविड ने एक खुफिया जगह पर रखा हुआ था। वो आज इससे मिलने के लिए आया था। वो कुर्सी पर रस्सियों से बंधी हुई थी, जबकि वो बिल्कुल इसके सामने मेज़ की दूसरी तरफ आरामदा कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसके दोनों हाथ सर के पीछे थे, जबकि मेज़ पर कैंची की सूरत में टांगें रखी हुई थी। माहम को पहले ही नाइल ने काफ़ी टॉर्चर किया था। अब जब इसे पता चला कि वो डेविड के पास है तो सांस भी मुश्किल से आ रही थी। कुछ खाएंगी पुप्पी जी? बलाकर इसने बात का आगाज़ किया था। इसकी आवाज़ सुनते ही बुरी तरह से सहमी थी। मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं फुप्पू जान, मैं एक सीधा साधा सा इंसान हूँ, आपके भतीजी की तरह जालिम थोड़ी हूँ। मैं से टांगे हटाए वो अपना कोट दुरुस्त करता खड़ा हुआ था। माहम की जान जैसे हथेली पर आई थी। इसका सारा वजूद पसीने से भीग गया था। अब वो मगरूराना चाल चलता इसके पास आ रहा था। इसके बढ़ते कदम, हर कदम के साथ माहम की सांसों की रफ्तार तेज़ हो रही थी। जो कुछ वो एनैन के साथ कर चुकी थी, इसके बदले न जाने वो इसके साथ क्या करने वाला था। 2 ऑप्शंस देता हूँ तुम्हें। कुर्सी पर झुकते डेविड ने इसके कान के पास सरगोशी की थी। वैसे ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, लेकिन रिश्तेदारी का भी तो भरम रखना है ना। वो चलकर कुर्सी की दूसरी जानिब आया था। अब इसने झुककर एक हाथ कुर्सी पर रखा था, दूसरा टेबल पर। माहम ने सख्ती से आंखें मीची थी। इसका सारा वजूद लरज रहा था। जिंदगी या मौत, कोई एक चुन लो। मौत, प्लीज़ मुझे मार दो। मुझे तुम्हारी दी हुई जिंदगी नहीं चाहिए। वो किसी रोबोट की मानी तेजी से गोया हुई थी, जबकि लहजे में डर का उनसर वाज़ेह था। डेविड के लबों पर मैंने क़ैस मुस्कुराहट बिखरी थी। ब्लैक मॉन्स्टर की दी हुई जिंदगी को आखिर कौन कबूल कर सकता था? तो फिर एक डील करते हैं। तुम्हें मेरी 2 बातें माननी होगी, बदले में मैं तुम्हें मौत दूंगा। मंजूर है? वो चलकर अब इसके सामने आ खड़ा हुआ था। पहले वादा करो, आसान मौत दोगे? वो सिसकी थी। ऑफ कोर्स, बहुत आसान, इसने बेहद लापरवाही से कहा था। ये तुम्हारा फ़ोन है, इससे एलेक्स को कॉल करो। वो तुम्हारी कॉल नहीं उठाएगा। तुम फिर करोगी, वो फिर नहीं उठाएगा। 5 से 6 बार कॉल करने के बाद तुम इसे मैसेज करोगी कि तुम्हारे पास इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए एक ज़बरदस्त प्लान है। ऐसा प्लान जिससे तुम और एलेक्स दोनों ही बच जाओगे, मगर इसके लिए इसे तुमसे मिलना होगा। इसने इशारे से अपने एक आदमी को इसकी रस्सियाँ खोलने का कहा था। ये सब तुम खुद भी तो कर सकते हो। फिर मैं एक तो बीच में बोलने वाले लोग मुझे सख्त जहर लगते हैं। डेविड ने ज़ोर से अपना हाथ मेज़ पर मारा था। वो फिर सहम गई थी। क्या है ना फुप्पू जान, जब आप मैसेज करेगी ना तो वो पलट कर फ़ोन करेगा। इस फ़ोन को तो आप ही सुनेगी ना। टाई की नॉट ढीली करते वो मेज़ पर बैठा था, इसके बिल्कुल सामने। दूसरी बात कौन सी है? माहम ने डरते डरते पूछा था। पहले ये काम हो जाए, फिर दूसरी की तरफ आएंगे। डेविड ने फ़ोन थमाया था। माहम ने लरसती उंगलियों से इसका नंबर मिलाया था। 5 बार कॉल करने के बाद इसने मैसेज किया था। इसके मैसेज करते के साथ ही डेविड ने इसे फ़ोन छीन लिया था। फुप्पू जान को कोई पानी वानी पिलाओ। डेविड ने एक बार फिर इशारा किया था। इसके हुक्म को बजा लाते माहम को पानी पिलाया गया था। इसने सैर होकर पानी पिया था। नाइल ने इसे भूखा प्यासा रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। खाना लेकर आओ। इसके अगले हुक्म पर माहम ने चौंक इसकी जानिब देखा था। इसे अपनी जानिब देखता पाकर वो अजीब अंदाज में मुस्कुराया था। माहम को तो इसकी हंसी से भी खौफ आ रहा था। इस कदर मेहरबानी की वजह समझ नहीं सकी थी। शायद वो इसे हलाल करने से पहले खिला पिला रहा था, जैसे किसी बकरी को ज़ुबह करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है। नाइल और मोहसिन रात के पहर एक पार्क में मौजूद बेंच पर बैठे थे। नाइल आजकल बहुत परेशान रहता था। इसी वजह से मोहसिन इसे बाहर लाया था ताकि वो अच्छा महसूस करे। तुम एनैन के लिए कुछ नहीं कर रहे? हम इसे वापस ला सकते हैं। मोहसिन को एनैन के जानिब से इसकी लापरवाही हमेशा ही खटकती थी, लिहाजा इसने आज पूछ ही लिया था। वो मेरी बहन है, मैं इससे बेखबर नहीं हूँ। हम इसे वापस नहीं ला सकते। वो नहीं आएगी। अगर मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करूँगा तो मुझसे मज़ीद बदगुमान हो जाएगी। इसने गहरी सांस खारिज करते सामने मौजूद दरख्त के हिलते पत्तों पर नज़र जमाई थी। तो तुम इसे ऐसी मौत के कुएं में छोड़ दोगे? लहजा अब की बार थोड़ा मुश्तिल अंगेज था। वो जहाँ है बिल्कुल महफूज है। अगर अपने बाद में एनैन के हवाले से किसी पे एतबार करता हूँ तो वह हातिम है, या फिर शायद खुद से भी पहले। वो अजीब से अंदाज में हंसा था, जबकि मोहसिन सरासीमा रह गया था। वो इसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो इसे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। मुझे कभी ये खौफ नहीं था कि वो एनैन को कोई तकलीफ़ पहुंचाएगा। मुझे बस इस बात का डर है कि वो इसकी हकीकत जानने के बाद वो बिल्कुल टूट जाएगी, बिखर जाएगी, और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो लाख बुरा सही, मगर अपने नैन के लिए वो सिर्फ उसका उमर है, और उमर कभी अपने नैन को तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता। वो कहकर खामोश हुआ था। मोहसिन की कुव्वत गुफ्तार जैसे छीन गई थी। इसने मज़ीद कुछ नहीं कहा था। थोड़ी देर बाद वो घर लौटा। स्नेहा अपने कमरे में बिस्तर पर
कंबल ओढ़े बैठी थी। नाइल के आने पर इसने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया था। अब बस भी कर दो, ख़त्म करो इस नाराज़गी को। बिस्तर पर नींद दराज होने के बाद इसने स्नेहा का हाथ पकड़ा था। लहजा माजरत ख्वाना था। एक शर्त पर। कैसी शर्त? मुझे जमानत चाहिए। कैसी जमानत? इसके माथे पर पड़ी सलवटें गहरी हुई थी। मैं चाहती हूँ आप सिक्योरिटी के नाम पर ये घर मेरे नाम कर दे। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अगर आपने कल मुझे छोड़ दिया तो कम से कम मेरे पास रिहाइश तो होनी चाहिए ना। इसने नजरें मिलाए बगैर कहा था। शायद इसे खौफ था कि इसकी चोरी पकड़ लेगा। तुम होश में हो? वो झटका खाकर उठा था। क्या मैंने कुछ गलत मांग लिया है? वो इसके सिमत मुड़ी थी। बिल्कुल, ये घर मेरे अकेले का नहीं है, मेरी बहन का भी हिस्सा है इसमें, और अगर ना भी होता तब भी मैं ये तुम्हारे नाम कभी ना करता। इसकी इस कदर साफ गोई पर स्नेहा लब भींच कर रह गई। इसने सख्ती से चादर को अपनी मुट्ठी में जकड़ा था। ये घर नया सही कोई और फ्लैट या फिर घर मेरे नाम कर दे। इसे निहायती तहम्मुल का मुजाहरा करते कहा था। ठीक है, ये बात इसके लिए काबिल कबूल थी। मैं चाहती हूँ पेपर्स आप मेरे सामने साइन करें। खुश्क लबों पर जबान फेरते इसने अब भी इसके जानिब देखने से गुरेज किया। ओके। नाइल ने इस बार भी कोई एतराज़ नहीं किया था। एनैन के घर जाने के बाद वो सोफ़ी के कमरे में इधर से उधर चक्कर काटता मुसलसल अपना गुस्सा निकाल रहा था। बस एक बार रुखसती हो जाने दो इस टिड्डी का, तो मैं वो हश्र करूँगा कि याद रखेगी। सारे घर का काम इससे ना करवाए तो ना तो मेरा नाम बदल देना। मेरे सामने नजर उठाने तक की हिम्मत नहीं होगी इसकी। फुटबॉल की तरह घुमा घुमा कर मारूंगा इसे। किसी कागज के सफ़े की तरह पुचकार कर रख दूंगा। हातिम ने एक हाथ पंच का बनाकर दूसरे हाथ की हथेली पर मारा था। सोफी जो असाइनमेंट बनाने में मसरूफ थी, अपने भाई की बातें सुनकर इसने नजर उठाकर उसे देखा था। जैसे कपड़ों को निचोड़ते हैं ना, मैं इसकी गर्दन पकड़कर वैसे ही घुमा दूंगा। हातिम ने दोनों हाथों को घुमाते हुए कहा था। सोफी के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट उभरी थी। किसी बॉक्सिंग पंच की तरह इसे इतना मारूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। अब वो खड़ी हुई बॉक्सिंग कर रहा था। सोफी का कहकहा छूटा था। तुम्हारे दांत किस खुशी में निकल रहे हैं? हातिम ने आंखें सुकड़ी से घूरा था। तरस आ रहा है मुझे, सोफी ने लब दबाई कहा था। वो टिड्डी तरस के काबिल नहीं है। हातिम ने इसकी बात की फौरन तरदीद की थी। इस पर नहीं, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, जो सिर्फ 8 साल की उम्र में तुम्हें अपने इशारों पे नचा सकती। जो सोचो 19-20 साल की उम्र में वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेगी। सोफी ने तपा देने वाली मुस्कुराहट की। उसके जानिब उछाली थी। हातिम का पारा सवा नीजे पे चढ़ा था। तुम तो लोगी ना उसकी साइड। ननन जो है तुम्हारी, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। बस एक बार मुझे इस मुल्क का वजीर आजम बनने दो, फिर देख लूँगा मैं एक एक को। इसे वार्निंग दिए वो पैर पटकता कमरे से बाहर गया था। वो गर्दन पीछे की तरफ फेंकते हंसती चली गई थी। ये लो तुम्हारे पेपर्स। नाइल ने पेपर्स इसे थमाते कहा था। खुद वो सोफे पर ढह गया था। इसके चेहरे पर थकन के आसार वाज़ेह थे। इतनी जल्दी? स्नेहा की ज़बान खुद ब खुद फिसली थी। वह ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं थी। मेरी बीवी की फरमाइश थी, पूरी तो करनी थी ना। वो थके हुए अंदाज में मुस्कुराया था। एक लम्हे के लिए दम व खुद रह गई। क्या इसने वाकई मेरी बीवी कहा था, या फिर इसे सुनने में गलती हुई थी? साइन कर दिए आपने? हाथों की कपकपाहट को छुपाते इसने मजबूत लहजे में पूछा था। तुमने तो कहा था कि तुम्हारे सामने करूँ। नाइल ने अजीब अंदाज में से देखा था। जी। वो बदिक्कत मुस्कुराई थी। साइन की फिक्र है तुम्हें? और शौहर की बिल्कुल भी नहीं। एक कप अच्छी चाय, अच्छी सी कॉफ़ी ही पिला दूँ? जी लाती हूँ। वो सर झुकाए कमरे से बाहर गई थी। थोड़ी देर बाद जब वो कमरे में दाखिल हुई तो नाइल पलंग के पास खड़ा तौलिए की मदद से अपना मुंह साफ कर रहा था। गीले बाल इसके माथे पे बिखरे हुए थे। सियाह रंग की जीन्स के ऊपर फिरोजी रंग की टी शर्ट पहने वो बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। वो नजर उठाना भूल गई थी। साफ पानी की कुछ बूंदें अब भी इसके चेहरे पर आया थी। सुनहरी पुरकशिश आंखें, बैजवी चेहरा, कसरती जसामत। आखिर क्या नहीं था उस शख्स के पास? कोई भी लड़की बआसानी अपना सब कुछ इस पर हार कर सकती थी। काश वो सिर्फ उसका होता। काश वो महव गम दोष न होता। काश के आगे कुछ नहीं था सिवाय हसरतों के। थैंक यू। स्नेहा को होश तब आया था जब नाइल ने इसके हाथों से कॉफ़ी का मग थामा था। पेन ला दूँ? सोफे पे बैठते इसने एक कॉफ़ी का सिप लिया था। क्यों? साइन नहीं करने क्या? इसे देखते हुए अजीब अंदाज में हंसा था, गोया इसकी अकल पे मातम किया हो। स्नेहा का दिल जैसे मुट्ठी में बंद हुआ था। क्या यह सब करना ज़रूरी है? दिल ने सवाल उठाया था। शायद हाँ। दिमाग ने फ़ौरन सिग्नल दिया था। वो आज अच्छा था, मगर कल दोबारा इसका वही रवैया होना था। वो अच्छे से समझ चुकी थी इसकी सरशत किसी सूरत तब्दील नहीं होने वाली। स्नेहा ने धड़कते दिल के साथ नाइल को पेन पकड़ाया था। कॉफ़ी का मग साइड पर रखे नाइल ने फाइल उठाई थी। स्नेहा भी इसके पास बैठ गई थी। साइन करने से पहले ही मग को हाथ मार कर इसकी शर्ट पर कॉफ़ी गिरा चुकी थी। आई
आई एम रियली सॉरी, मैंने जान कर नहीं किया। इसने ये सब जानकर ही किया था, लेकिन फिर भी वो ऐसे बदहवास हुई थी जैसे अनजाने में हुआ। वजह नायल का खौफ था। इट्स ओके। अपनी शर्ट साफ करते वो खड़ा हुआ था, साथ ही इसने एक अचटती निगाह स्नेहा पे ज़रूर डाली थी। मैं और शर्ट निकाल देती हूँ। स्नेहा ने नायल को शर्ट ला कर दी थी। वो चुपचाप चेंज करने चला गया था। इसके जाते ही वो भागकर शेल्फ की जानिब गई थी जहाँ और बहुत सी फाइल्स पड़ी थी। इनमें से एक फाइल निकाल कर इसने पेपर्स निकाल लेते। हाथों में लर्जिश की वजह से पेपर्स ज़मीन बोस हुए थे। इसने झुकते साथ ही पेपर्स उठाने की कोशिश की थी, मगर मेज़ से पैर टकराने की वजह से वो वहीं गिर गई थी। दर्द की शिद्दत के एहसास से आंखों से पानी उबलने लगा था। बेदर्दी से अपने गाल रगड़ते उठी थी। जल्दी से फाइल में मौजूद पेपर्स को तब्दील किया था। आंखों से एक बार फिर पानी बहने लगा था, मगर अब बहुत देर हो गई थी। अब वो पीछे नहीं हट सकती थी। नायल के बाहर आते ही वो अलर्ट हुई थी। नायल ने मुस्कुराकर एक नज़र इसके गुमसुम चेहरे पर डाली और दूसरी नज़र इन पेपर्स पर। स्नेहा का दिल जोर शोर से धड़क रहा था। अगर वो पेपर्स पढ़ लेता तो। नायल ने फाइल उठाई, पेन पकड़ा। इसके पेन खोलते स्नेहा की हालत गैर हुई थी। 1 2 3 इसका दिल जोर शोर से धड़का था। पेपर्स साइन किए। नायल ने इसकी जानी पढ़ाए। पेपर्स थामना तो दूर की बात, वो सांस भी नहीं ले सकी थी। स्नेहा, नायल ने इसे पुकारा था, मगर वो नहीं सुन पा रही थी। तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, तुम्हें आराम करना चाहिए। फाइल टेबल पर रखी इसने स्नेहा का गाल थपथपाया था। वो करंट खाकर पीछे हटी थी। मुझे सैलून जाना है। इसे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती सुनाई दी थी। ठीक है, चली जाओ। वो आजकल इस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगा रहा था। स्नेहा का फ़ोन तो वो कब कैसे वापस कर चुका था। नायल मोहसिन के साथ लंच करने रेस्टोरेंट गया था। कल मेरी सालगिरह है और अपनी सालगिरह पर मैं इसे रिंग गिफ्ट करूँगा। नायल का चेहरा काफ़ी हशाश पशाश था। अच्छा जी। मोहसिन ने एक चौकी नज़र इस पर डाली थी। मैंने एतराफ़ करने का फ़ैसला कर लिया है। मैं इससे सब बता दूंगा, कुछ जो भी मेरे दिल में है। नायल के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट बिखरी थी। मैंने एक ट्रिप भी प्लान किया है। हर चीज़ का मदावा करना चाहता हूँ। मैं अब मज़ीद इसे कोई दुख नहीं दूंगा। इसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई और है। शायद मेरे एतराफ़ से इसे यकीन ना जाए। वो अपनी नई ज़िंदगी का सोचते काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहा था। देर आई दुरुस्त आई। मोहसिन ने भी शुक्र का कलमा पढ़ा था। न जाने नायल को अकल कैसे आई थी, मगर सच शुक्र के आ ही गई। खाना खाने के दौरान मोहसिन को एक ज़रूरी कॉल आई थी। वो एक्सक्यूज़ करता वहाँ से उठा था। नायल कुछ देर इधर उधर नज़र दौड़ा, इसका इंतज़ार करता रहा। फिर इसकी नज़र जैसे शीशे के पार एक मेज़ पर 2 लोगों पर पड़ी थी। एक औरत, उसके साथ बैठा एक मर्द। वो रो रही थी जबकि वो इसे दिलासा दे रहा था। इस लड़की का हाथ उस लड़के के हाथ में था। नायल की कुव्वत सलाहियत से सलब हुई थी। वो कोई और नहीं थी, इसकी बीवी थी, जो एक गैर मर्द के हाथ में हाथ दिए बैठी थी। वो किस कदर मुतमईन थी वो। इस एक लम्हे के लिए भी ये खौफ नहीं आया कि वो किसी की बीवी है, किसी की अमानत। वो आप इसे बाहर होता उठ खड़ा हुआ था। स्नेहा, तुम मेरी बात। इसके हाथ पर दबाव डाले कबीर ने अभी जुमला भी मुकम्मल नहीं किया था कि किसने इसका गिरबान पकड़ कर उठाया था। नायल ने बगैर किसी लिहाज के इसके मुंह पर 2-3 मुक्के जड़े थे। अब इसका दाया हाथ पकड़ते इसने एक एक करके इसकी सारी उंगलियां तोड़ डाली थी। ये सब करने में से महज 10 सेकंड लगे थे। स्नेहा हवास बाख्ता होती उठ खड़ी हुई थी। सारी सूरत हाल समझने के लिए इसे वक्त दरकार था, लेकिन नायल ने इसे वो वक्त नहीं दिया था। कबीर को संभलने का मौका दिए बगैर फुर्ती से मेज से फोर्क उठाए इसने इसका हाथ खींचे। फोर्क इसके हाथ में पेवस्त किया था। वो कोई छुरी नहीं थी, वो कांटे की चम्मच था। फिर भी इसके हाथ से आर पार हो गया था। कबीर कराह उठा था। स्नेहा चीखी तो स्नेहा भी थी। 2 बार मेरी बीवी को छूने की कोशिश की तो तुम्हारी छोटे छोटे टुकड़े करके चील कौवों के आगे डाल दूंगा। तुम्हारे घर वाले सारी ज़िंदगी भी इन टुकड़ों को ढूंढते रहेंगे तो भी नहीं मिलेंगे। एक एक लफ्ज़ चबा चबा अदा करता होटल के इंतज़ामिया के वहाँ पहुँचने से पहले स्नेहा की कलाई दबोचे वो वहाँ से चला गया था। इस सारी कार्रवाई में इसे सिर्फ 40 सेकंड लगे थे। इसे फ्रंट सीट पर पटकते, इसकी तमाम तर आह पुकार नज़रअंदाज करते वो गाड़ी को फराटे से उड़ा ले गया था। फ़ोन कॉल करने के बाद मोहसिन जब वापस लौटा था तो नायल वहाँ नहीं था। एक जगह हजूम देखकर वो वहाँ पहुँचा। सर ये इस शख्स के साथ थे। एक वेटर जिसने इन्हें खाना सर्व किया था वो मोहसिन को पहचान गया था। मजमूए की नज़रें अपनी जानिब मबजूल देखकर मोहसिन घबरा गया था। सामने कुर्सी पर बेसूद कराते हुए शख्स को देख इसके गले में गुलटी उभरी थी। दिल से न जाने क्या क्या सलावतें नायल के लिए निकली थी। वो खुद तो चला गया, मगर नताइज मोहसिन को भुगतने पड़े थे। कहाँ वो आज नायल के पैसों पर लंच करने आया था और कहाँ इस बेचारी को अस्पताल के बिल
बिल से लेकर पुलिस को रिश्वत तक देनी पड़ी थी। तारों से भरी जगमगाती शब में वो इस तरह की हालत में कमरे में बार बार अपना दुपट्टा सेट कर रही थी। वो हसीन सरापे में निखत से महकी हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने वो आज हातिम को चारों खाने चित करने का इरादा रखती थी। थोड़ी देर बाद इनका निकाह था। वो सफ़ेद रंग के खूबसूरत फ्राक में मलबूस, सर पर गुलाबी रंग का दुपट्टा टिका किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मौलवी साहब आते ही मुलाजमा इसे नीचे लेकर गई थी। एनैन का दिल जैसे इसकी हथेली पर आया था। वो लाख बहादुर सही, मगर थी तो वो एक लड़की ही। इस मौके पर हर आम लड़की की तरह वो भी बेहद घबराई हुई थी। एक नई जिंदगी का आगाज़ इसके लिए आसान नहीं था। एनैन अफंदी, आपका निकाह हातिम खानजादा वलद हारून खानजादा के साथ हक महर 25 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है कि आपको कबूल है। वो छिटकी थी। इसने नज़र उठाकर सामने बैठे शख्स को देखा था। वो मुस्कुराकर इसे ही देख रहा था। एनैन अफंदी, आपका निकाह हातिम खानजादा वल्द हारून खानजादा के साथ हक महर 25 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने दोबारा अपने लफ्ज़ दोहराए थे। वो कंफ्यूज होकर कभी हातिम को तो कभी मौलवी साहब को देख रही थी। इसका निकाह तो उम्र से होना था, फिर ये हातिम कौन था? नैन, हातिम ने इसे पुकारा था। मुझे कबूल नहीं। वो उठ खड़ी हुई थी। हातिम का दिमाग भग से उड़ा था। इसकी तो सोचने की समझने की सलाहियत ही सल्ब हो गई थी। नैन, तुम ये क्या कह रही हो? गुस्से से इसकी जानिब बढ़ा था। बेटा, क्या इस निकाह में आपकी मर्जी शामिल नहीं है? अगर ऐसा है तो कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हातिम ने एक कड़ी निगाह इस उम्र रसीदा शख्स पर डाली थी। अगर एनैन यहाँ मौजूद ना होती तो इसे यहीं ठोक देता। मुझे नहीं करना ये निकाह, इसने भर्राई आवाज़ में कहा था। नैन, तुम ये क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? हातिम ने दीवानों की तरह इसे थामते पूछा था। मैं पूरे होश हवास में हूँ, एनैन ने इसका हाथ झटकते कहा था। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मुझसे मोहब्बत के दावे करके तुम मेरा निकाह किसी फजूल हातिम से करवा रहे हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उमर? वो हिचकियों समेत रो दी थी। इसकी बात सुनते जायज़ की अटकी सांस बहाल हुई थी। वहीं सर भी घूम गया था। वो बचपन से ही इसका सर का दर्द थी, तो शादी वाले दिन वो कैसे इसे बख्श सकती थी? नैन मेरी जान, हातिम मैं ही हूँ। हातिम ने इसके चेहरे को हाथों के प्यालों में थामे भरते यकीन दिलाया था। मगर तुम तो उमर, वो भी मैं ही हूँ। एनैन की समझ में कुछ नहीं आया। 20 मिनट इसे सब समझा बुझा कबल आखिर ये निकाह जैसा अजीम कारनामा सर अंजाम दे ही दिया गया था। घर लाकर नाइल ने इसे बिस्तर पर पटका था। असल झटका तो इसे तब लगा जब इसने कमरे के एक कोने में बैग पैक देखा। ओह, तो तैयारी पूरी रखी हुई थी तुमने। इसे मजीद तैश आया था। आप गलत समझ रहे हैं। इसने अभी से सख्त जुमला भी मुकम्मल नहीं किया था जब नाइल ने इसे बाजू से दबोचे खड़ा किया था। मुझे छोड़ने की तैयारी कर रही हो तुम? इसका मुंह दबोचे वो गुर्राया था। नहीं, मैं। नाइल की उंगलियां इसे अपने चेहरे में धंसती हुई महसूस हुई थी। जबान से एक लफ्ज़ भी निकलना मुहाल था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरे साथ बेवफाई करने की? वो बिल्कुल आपे से बाहर था। बताओ, किसकी इजाज़त से तुम गई थी इस 2 टके के शख्स से मिलने? इसका मुंह छोड़े नाइल ने इसकी कलाई मरोड़े कमर से लगाई थी। आप गलत समझ रहे। वो दर्द से कराहती मिनमिनाई थी। यही हाथ दिया था ना उसके हाथ में। इसका बाया हाथ सख्ती से दबाते नाइल ने सुर्खी माइल आंखों से इसकी जानिब देखा था। बताओ क्या करूं मैं तुम्हारे इस हाथ के साथ? वो जुनूनियत की इंतहा पर था। क्या सजा दूं मैं तुम्हें? मेरी अमानत हो तुम। कैसे खयानत की तुमने? बोलो, कैसे किया तुमने ये? तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। फिर क्यों किया तुमने ये? जब खुद को मेरे सामने किसी और का जिक्र करते हैं तब ख्याल नहीं आता? इसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करते वो चीख उठी थी। इसमें यह हिम्मत कहाँ से आई थी वो खुद नहीं जान सकी थी। सोफ़ी, 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 मैं भी तो सारा दिन ये नाम सुनती रहती हूँ। बहुत मोहब्बत की मैंने आपसे, हर जुल्म हर सितम बर्दाश्त किया, मगर जब उस रात नशे की हालत में आपने कहा ना कि आपको सिर्फ सोफ़ी चाहिए, स्नेहा नहीं, मेरी ज़ात मट्टी का ढेर हो गई। एक बार फिर इसकी हिचकियाँ बन चुकी थी। मैं जिसका जिक्र करता हूँ वो कोई गैर नहीं बल्कि मेरी बीवी थी। हाँ, तो मैं भी जिसके साथ बैठी थी वो भी कोई गैर नहीं, मेरा भाई था। वो मुझसे मिलना चाहता था। आपको बता कर जाती तो कभी न जाने देते, इसलिए नहीं बताया। वो मुँह हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी। नाइल कुछ लम्हों के लिए शॉक्ड हुआ था। इसकी ज़बान जैसे तालू से चिपक गई थी। दे दिए फिर अपने भाई को पेपर्स। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो संभल कर बोला। स्नेहा ने चौंक कर सर उठाया। वो मुतमईन से खड़ा उसे ही देख रहा था। जो पेपर्स तुमने मुझसे साइन करवाए थे वो दे तो दिए होंगे उसे। वो अजीब नज़रों से देख रहा था। वो जैसे शर्म से पानी पानी हुई थी। आखिर इसने कैसे सोच लिया था कि वो इसकी आंखों में धूल झोंक सकती है? जब सारी दुनिया मुझे धोखा दिया तो फिर मेरी बीवी कैसे पीछे रह सकती है? वो बेबसी से हंस दिया। तुमने जब घर की बात की थी ना, मैं तभी ठिठक गया था। तुमने फिर जानबूझकर कॉफ़ी गिराई और मुझ पर प्रॉपर्टी के पेपर्स साइन करवाए, और मैंने कर भी दिए। जानती हो क्यों?
पलंग के करीब आते इसने स्नेहा को बाजू से खींच कर खड़ा किया। मुझे लगा शायद तुम ये अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रही हो। इस सब में मेरी बहन का भी हिस्सा है, लेकिन फिर भी मैंने साइन कर दिया। लेकिन आज जब मुझे मालूम हुआ कि ये तुम सब अपने इन 2 टके के घर वालों के कहने में आकर करे तो मेरी यह बर्दाश्त से बाहर है। वो अंधा नहीं था, मगर एतबार की पट्टी इसे कुछ देखने नहीं देती थी। वो सब कुछ देखकर भी अनजान बन जाता था। वो हमेशा से आपको बहला लेता था। आपने कहा कि सारी दुनिया आपको धोखा दिया, लेकिन मिस्टर नाइल अफंदी, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। स्नेहा कभी नाइल को धोखा नहीं दे सकती। इसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाते अपने बैग उठाए। ये लीजिए। बैग से पेपर्स निकाले। इसने नाइल के जानी बढ़ाए। मैं इनकी बातों में ज़रूर आ गई थी, लेकिन आपको धोखा नहीं दे सकी। स्नेहा का बाप और भाई काफ़ी अरसे से इससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, भला आखिर एक दिन इसने कॉल रिसीव कर ही ली थी। उन्होंने इसने नाइल के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश की। वो वजह महज इसकी दौलत हासिल करना था। वो इतनी समझदार नहीं थी, इसलिए आसान इनकी बातों में आ गई थी। फिर वो नशे की हालत में नाइल और सूफी का जिक्र करना इसे बिल्कुल तोड़ गया था। इसने नाइल को छोड़ने का फैसला कर लिया था। वापस लंदन जाने की शर्त यही रखी गई थी कि वो ये पेपर साइन करवाएगी। पेपर्स तो इसने साइन करवा लिए थे, मगर वो कबीर को नहीं दे सकी। ऐन वक्त पे ही मगर इसे समझ आ गया था वो लोग महज इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे ये अकल भी इसकी माँ ने ही दी थी। इससे कभी वापस ना आने का वादा भी लिया था, लेकिन अब मैं थक गई हूँ। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। आप रहे अपनी सूफी की यादों के मकबरे के साथ। अब मुझे कोई एतराज़ नहीं। इसने बहुत मुश्किल से उमड़ते आंसू को रोका था। बहुत मोहब्बत है ना आपको उससे, तो फिर आज आपको आपकी मोहब्बत की कसम देती हूँ, आपको सूफी की कसम देती हूँ। मुझे आज़ाद कर दें, मुझे तलाक दे दें। वो ही जानती थी कि इसने ये अल्फाज कैसे अदा किए थे। रहने का कोई ठिकाना न होने के बावजूद वो अब नाइल के साथ नहीं रहना चाहती थी। इसके अल्फाज किसी हथौड़े के माने नाइल के कानों में बचे थे। स्नेहा की जानिब से इस किस्म के किसी मतालबे के बारे में वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। इसकी बीवी ने तो खुद को इसके सामने रेत का ढेर कर दिया था। वो तो इश्क की दावेदार थी, और अब ये मुतालबा। मैं तुम्हारी दी हुई कसम को मानने से इनकार करता हूँ। मैं ये कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मगर मैं रहना चाहता हूँ। नाइल ने इसे शानों से थामते नरमी से कहा था। मैं आपकी किसी फरेब में नहीं आने वाली। इसके हाथ झटकते वो पीछे हटी थी। आप बस मुझे आज़ाद कर दे, वरना क्या। इसे वो कलाई से पकड़े अपने बेहद करीब कर चुका था। वरना मैं कुला ले लूँगी। इसने खुश्क लबों पर ज़बान फेरते खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश की थी। स्नेहा। नाइल ने इसे खींच कर मज़ीद करीब किया था। दोनों के दरमियान फासला अब 1 इंच बराबर भी नहीं था। इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते वो सख्ती से आंख मीच गई थी। अगर मेरी इजाज़त के बगैर इस घर से बाहर कदम भी निकाला तो जो हर्ष तुम्हारे भाई के हाथ के साथ हुआ है ना, वही तुम्हारी टांगों के साथ करूँगा। इसका गाल नरमी से सहलाते हुए पीछे हटा था। कबीर, वो ठीक तो है ना? इस सब में इसे तो वो भूल ही गई थी। जाहिर है जिंदा ही होगा। नाइल ने लापरवाही से कहा था। इसे अपने किए पर ज़रा बराबर भी शर्मिंदगी नहीं थी। किस कदर बेहिस इंसान है आप। मेरे भाई के साथ इतना गलत किया आपने, न जाने वो कैसे होगा। इसे अब कबीर की फिक्र सताने लगी थी। दोबारा तुम्हारे मुंह से मैंने किसी का भी जिक्र सुना ना, तो मार डालूंगा सबको। वो बेहिसी के इंतहा पर था। मुझे उसके पास जाना है। चुपचाप बैठी रहो, वरना सच में टांगे तोड़ दूंगा। पता करता हूँ उसका। लेकिन तुम अगर अपने घर वालों की सलामती चाहती हो तो चुपचाप यहाँ बैठी रहो, और दोबारा इनका जिक्र मत करना, वरना ट्रेलर तो तुम देख ही चुकी हो। वो इसे डरा रहा था, और वो वाकई डर गई थी। जो कुछ इसने अपनी आंखों से देखा था वो इसे खौफज़दा करने के लिए काफ़ी था। मुझे तलाक चाहिए, भर्राई आवाज़ के साथ वो मिनमिनाई थी। ओ शट अप। इसे शट अप कॉल देते वो तेज़ी से वहाँ से गया था। वो कुछ देर बुरी तरह रोती रही। फिर इसने एक फ़ैसला करते अपने आंसू साफ किए थे। बस बहुत रो लिया मैंने। अगर रहना आप ही के साथ है तो फिर अब मेरी मर्ज़ी चलेगी। हर चीज़ का इंतकाम लूँगी मैं। जीना हराम कर दूँगी आपका। इसने मासूमियत भरा पैमा किया था। तो ये थी व्यूअर्स एंड रीडर्स हमारी आज की किस्त। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा। चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले किस्त में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी कर दिया करें। चलिए जी, इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।